का मतलब क्या होता है आपने प्रीवियसली 9th में साइंस में पढ़ के आ भी रखा है। और फोटोसिंथेसिस करता कौन है? लोअर प्लांट, हायर प्लांट। आपका यहाँ पे हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं। फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया बनाना, फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे फूड की सिंथेसिस होगी इसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, किसके द्वारा? हायर प्लांट के द्वारा। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ा, जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को कि ये आपकी हायर प्लांट की लीफ दिख रही है और लीफ में होता है क्लोरोफिल स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट ये क्लोरोफिल पे गिर रही है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में बनता क्या है? शुगर। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों एनाबॉलिक प्रोसेस है? क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि जो हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन होता है। ये जो शुगर बना है इसी का ब्रेकडाउन होता है रिस्पायरेशन में। खैर वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। एक बार निकाल हो गया, 9th में जो आपने करके आ रखा है ऑलरेडी। अब ये एनसीईआरटी में ये बता रखा है कि ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अब ये प्लांट फूड कहाँ से तैयार करते हैं? पौधे अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे ग्रीन प्लांट हैं, ये फूड की सिंथेसिस करते हैं, खुद से करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं। और इनके फूड पे और सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। अन्य सभी ऑर्गेनिज्म भी अपनी आवश्यकता के लिए इसी प्लांट पर निर्भर करते हैं। ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसिस फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी कि ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं और इसीलिए जो ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। चैप्टर नंबर 2 जस्ट पीछे वाले क्लास में याद करिए, उसमें 5 किंगडम में जो किंगडम प्लांटी था, किंगडम प्लांटी में मोस्टली प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, मींस अपना फूड खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस से। इसमें अगर हम पूछें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट में, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है ओनली प्लांट। ये सेटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ओनली रहना चाहिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओनली प्लांट में नहीं बल्कि आपके कुछ प्रोटिस्टस में देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा और कुछ मोनेरंस में, साइनोबैक्टीरिया कीमोटोट्रॉफ और प्रोटोट्रॉफ होता है। ऐसे किंगडम प्रोटिस्टा में जो यूग्लिनोइड होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसा नहीं है किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स, किंगडम मोनेरा का साइनोबैक्टीरिया और किंगडम प्लांटी के मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओनली प्लांट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आप चाहो तो साइड में लिख लो। बाकी लिखा ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इस ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, इसलिए ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो हो जाएंगे वो हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। वो ये कैसी प्रोसेस है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद जस्ट वेट, मार्कर थोड़ा सा लेते हैं, ठीक। ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान रखना कैसी प्रोसेस है ये? फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की जाती है, यानी कि फूड की सिंथेसिस की जाती है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग बीइंग्स जो अर्थ पर हैं वो एनर्जी के लिए सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। प्लांट क्या करता है? एनर्जी का यूज करता है सनलाइट से और फोटोसिंथेसिस करता है, और यही अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उसका बेसिस यही है, यानी कि सनलाइट ही लाइफ का बेसिस है। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है 2 रीजन की वजह से, जिसमें से पहला रीजन अगर देखा जाए तो फर्स्ट रीजन है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ फोटोसिंथेसिस, ये अर्थ पर जो जितने भी फूड्स हैं, सभी प्रकार के जितने भी फूड्स हैं, उसका प्राइमरी सोर्स यही होता है। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट। 2 रीजन यहाँ पे साइड में दे रखा है, एक तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, सेकंड रिलीज ऑक्सीजन बाय ग्रीन प्लांट। तो ये 2 रीजन होंगे। अब हम आते हैं व्हाट डू वी नो। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने बता रखा ना, इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आप पीछे जस्ट पढ़ के आओ वही है। नाउ व्हाट डू वी नो मैम, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब आपने अर्लियर क्लास में ये कुछ एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसमें ये शो हुआ होगा कि क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप जानते हो। अब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अब क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट में? देखेंगे स्टार्च फॉर्मेशन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें क्या लेंगे कि 2 लीव्स लेंगे। 2 लीफ में एक लीफ वेजिटेटेड लीफ, या ऐसी लीफ जो पार्शियली कवर्ड होगी ब्लैक पेपर से, और आधी पार्शियली मतलब आधी कवर्ड होगी ब्लैक पेपर से, और आधी लीफ जो है वो एक्सपोज होगी लाइट में, मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। जैसे मैं इसको फिगर से दिखाता हूँ। सपोज दैट ये लीफ है प्लांट की, ये प्लांट की लीफ है। अब इस प्लांट की लीफ के पार्सली हम कवर कर देंगे, किससे? पार्सली कवर करेंगे ब्लैक पेपर से। तो या इतना हमने क्या कर दिया, इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ये इतना पार्ट इसका ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। स्क्रीन ब्लैक है तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन को व्हाइट से कलर कर देते हैं, नहीं चलिए ठीक है, अभी क्या होगा। और आधा जो है इसको एक्सपोज कर दिया सनलाइट में। तो जब ये सनलाइट इस पर पड़ेगी इस लीफ के ऊपर, तो क्या होगा, इस लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, ठीक। तो जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं है, ये पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर है वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि स्टार्च फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस से होता है, इसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, यानी कि लाइट चाहिए। और इस लीफ में चूंकि क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। ये 2 चीज़ तो कंफर्म होगी ना। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी जस्ट एनसीईआरटी ने कंफर्म किया। आगे खैर कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है क्या क्या चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो ये कंफर्म हो गया कि लाइट और क्लोरोफिल, ये 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखिए जरा ऑन टेस्टिंग जब इस लीफ का टेस्ट करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। मींस फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ के ग्रीन पार्ट पे होगी और लाइट की प्रेजेंस में होगी। ये एक्सपेरिमेंट ये चीज प्रूव करता है। अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। एक तो हो गया ब्लैक पेपर से कवर, जिसमें कि कंफर्म हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और ग्रीन पार्ट, प्लांट के लीफ का ग्रीन पार्ट जरूर रिक्वायर्ड होता है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे क्या लिया गया है कि एक
लीफ है, लीफ को KOH सोल्यूशन में डुबो दिया गया, हाफ लीफ के आधे पार्ट को, लीफ के आधे पार्ट को ये जो है KOH की बोतल है जिसमें KOH का सोल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें फिल कर दिया गया, भर दिया गया। अभी KOH का क्या यहाँ पे रोल है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही है, इतना जो लीफ का इतना पार्ट है इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही है। अब क्या किया गया, इसको सनलाइट में रख दिया गया, देखा गया फिर कि जो पार्ट बोतल के अंदर है, लीफ का जो पार्ट बोतल के अंदर है वहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, और जो पार्ट बाहर है जिसपे सनलाइट पड़ जा रही थी वहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस हो रही थी। तो इसको बोलते हैं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि स्टार्च सिंथेसिस के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है। वही चीज यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज में लिखा है एनसीईआरटी ने। अनदर एक्सपेरिमेंट है कैरी आउट, जिसमें क्या करेंगे, लीफ को टेस्ट ट्यूब में, लीफ के आधे पार्ट को किसमें करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें KOH सोल्यूशन है, KOH सोल्ड कार्टन रखा गया है, उसमें बंद कर देंगे। अब KOH सोल्ड कार्टन क्या करेगा, CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि आधी लीफ का पार्ट जो है एयर में एक्सपोज रहेगा। अब इस सेटअप को हम लाइट में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर उसका टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि स्टार्च का जो सिंथेसिस है या स्टार्च की जो प्रेजेंस है वो लीफ के आधे पार्ट में है, और उस पार्ट में है जो एक्सपोज पार्ट था लीफ का वो पॉजिटिव स्टार्च दे रहा है, जबकि जो ट्यूब के अंदर फील्ड था पोर्शन उस नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, यानी कि स्टार्च की सिंथेसिस वहाँ पे नहीं हो पा रही है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हैं। तो अर्लियर एक्सपेरिमेंट में हम फोटोसिंथेसिस का जो डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के डेवलपमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट है उसको देखेंगे। तो पहले जोसेफ प्रिस्टले जो कि 1770 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, उसमें उन्होंने ये रिवील किया था कि ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट के लिए एयर का एसेंशियल रोल होता है। प्रिस्टले ने एक केमिस्ट्री में आपका दिया भी है कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। प्रिस्टले ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर बर्निंग कैंडल को एक क्लोज स्पेस मतलब एक बेलजार में रख दिया जाए, कोई जलती हुई मोमबत्ती को बेलजार में रख दिया जाए तो वो जल्दी ही बुझ जाती है। सिमिलरली अगर एक चूहे को, एक माउस को क्लोज स्पेस में रख दिया जाए तो जल्दी सफोकेट फील करने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। इससे इन्होंने प्रिस्टले ने कंक्लूजन क्या निकाला कि बर्निंग कैंडल और एनिमल जो ब्रीथ करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, जो वो दोनों ऐसे भी एयर को डैमेज करते हैं। ये उनका कंक्लूजन था। बट लेकिन जब उन्होंने क्या किया, प्रिस्टले ने एक मिंट प्लांट को बेल जार में रखा और उसके साथ साथ उससे देखा कि जब बेल जार में मिंट प्लांट था तो माउस भी लाइव रहा और कैंडल भी कंटिन्यू बर्न करती रही। प्रिस्टले ने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट जो है वो एयर को रिस्टोर करता है, उस एयर को रिस्टोर करता है जिसको ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर लेते हैं। ये प्रिस्टले की हाइपोथेसिस थी। खैर, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है किस चीज के लिए था। तो प्रिस्टले ने एक ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, और दूसरा उन्होंने ये बताया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माउस हो गया, वो विदाउट एयर के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और सीधा सा ग्रीन जो प्रिस्टले ने क्या बताया था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप कह सकता है। उनका एक्सपेरिमेंट जो था उसमें उन्होंने कौन सा प्लांट यूज किया था, मिंट प्लांट यूज किया था। अब सेकंड साइंटिस्ट हैं प्रिस्टले हो गए जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी और बेल जार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। सेकंड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन इंजन हॉज। जॉन इंजन हॉज ने अपना एक्सपेरिमेंट 1730 से 1799 तक किया था। इन्होंने वही प्रिस्टले का सिमिलर सेटअप यूज किया था, बस इन्होंने एक बार इस सेटअप को डार्क में रखा, एक बार सनलाइट में रखा। हुआ क्या, से क्या हुआ कि सो दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस। तो प्लांट की इस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी होती है, इससे ये हुआ। समहाउ कैसे भी ये जो प्रोसेस है इसमें बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल से जो एयर फाउल हो चुकी है, जो एयर गंदी हो चुकी है, उसको ये क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। इससे ये प्रूफ हुआ। आगे इंजन हॉज ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट एक्वेटिक प्लांट के साथ किया और उससे उस एलिगेंट जो एक्वेटिक प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया इंजन हॉज ने, किसमें, ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में किया। उसमें क्या हुआ, ग्रीन पार्ट जो प्लांट का ग्रीन पार्ट था वो स्मॉल बबल फॉर्म कर रहा था, ग्रीन पार्ट के अराउंड स्मॉल बबल बन रहे थे, जबकि डार्क में स्मॉल बबल नहीं बन रहे थे। फिर से देख लीजिए, जब इंजन हॉज ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में एक्वेटिक प्लांट का यूज किया ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में एक बार डार्क में, तो जब ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में यूज किया तो क्या देखा कि ग्रीन पार्ट के अराउंड बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि डार्क में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बाद में ये बबल्स ऑक्सीजन के रूप में आइडेंटिफाई किए गए। हेंस इन्होंने क्या शो कर दिया कि दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज द ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट ही, प्लांट के ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। ये जॉन इंजन साहब का एक्सपेरिमेंट हो गया। इन्होंने ये बताया कि लाइट एंड ग्रीन कलर, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन कलर, एंड आल्सो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है और प्लांट के ग्रीन पार्ट से होता है। इसने ये जॉन इंजन का एक्सपेरिमेंट था और इसका ही कंक्लूजन था। अब आगे चलते हैं। नाउ अब थर्ड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जूलियस वान सैक। अब इनका क्या रोल है, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। जूलियस वान सैक ने पहले तो 1854 तक इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि जब प्लांट ग्रो करता है तब ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। इस चीज़ का एविडेंस, इस चीज़ का प्रूफ जूलियस वान सैक ने दिया था कि जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी करता है। ग्लूकोज एक्चुअली में प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। वहीं पर अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। खैर, अब लेटर स्टडी, बाद की स्टडी में ये पता चला, ये शो हुआ कि जो ग्रीन सबस्टेंस है प्लांट में, जो ग्रीन सबस्टेंस होता है एक्चुअली में क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल लोकेटेड होता है प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन प्लांट में ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट इन प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है वहीं पे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज यूजुअली स्टोर होता है एज ए स्टार्च के फॉर्म। ये सेकंड दूसरी वाला दिया स्टार्टिंग में, एक ऊपर लिखा था ग्लूकोज स्टोर एज स्टार्च और लास्ट में दोबारा लिख दिया। अब नाउ कंसीडर एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको किया था TW एंगलमैन ने 1843 से 1909 तक। अब इसको देखते हैं। अब ये जो एंगलमैन थे, एंगलमैन ने किया क्या कि एक प्रिज्म का यूज किया,
प्रिज्म का यूज करके उन्होंने लाइट को स्प्लिट कर दिया उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। यहाँ तक बात क्लियर है। प्रिज्म का यूज किया, फिर लाइट को उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया प्रिज्म की हेल्प से। उसके बाद ग्रीन एल्गा, एक क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा है जो, इसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दिया। क्लेडोफोरा को, जो कि ग्रीन एल्गा है, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दिया और उसके ऊपर फिर लाइट इल्यूमिनेट किया, लाइट को डाल दिया। अच्छा, बैक्टीरिया क्यों रखा गया था? तो बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, ताकि ऑक्सीजन इवोल्यूशन की साइट को डिटेक्ट किया जा सके, किस स्थान से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इस चीज का डिटेक्शन हो सके। एंगलमैन ने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब बैक्टीरिया मेनली ब्लू और रेड रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो स्प्लिट स्पेक्ट्रम था उसमें चूंकि विबिग्योर था, विबिग्योर में से सिर्फ ब्लू और रेड लाइट रीजन में ही बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहे थे, मेनली यहीं पे एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस के लिए जो डिस्क्राइब किया गया था इस प्रकार से। अब मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस वेयर नोन देयर दैट प्लांट क्या करता है, प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक, प्लांट लाइट एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का इंपेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट किया गया है क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन इवॉल्व भी करता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी करता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो है CH2O, ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज अगर हो तो ग्लूकोज 6 कार्बन का एक शुगर है। नाउ अगले साइंटिस्ट हैं कैरोलस वान नील। कैरोलस वान नील का ग्रेट रोल है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था कैरोलस वान नील, इन्होंने कब से कब तक किया था एक्सपेरिमेंट, 1897 से 1985 तक। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ये पहली बात, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन माइलस्टोन साबित हुआ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, इनकी जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस्ड था ग्रीन, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर आधारित था। डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें सुपेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन ऑप्टेन होता है और हाइड्रोजन डेमोन्स्ट्रेट होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट में। ये रहा आपका H2A। यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, ये बात क्लियर हो गई। आगे ग्रीन प्लांट में वाटर एक हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, वाटर इज ए हाइड्रोजन डोनर एंड खुद ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें H2S हाइड्रोजन डोनर होता है, वाटर के बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर H2S होता है, इसमें पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ओके। अब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रहेगा, अगर नॉर्मली यहाँ पे वाटर होता है H2S की जगह पे, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है O2 होता है, लेकिन यहाँ पे H2S है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर और सल्फेट होता है। ये डिपेंड करता है और ये सल्फर और सल्फेट होगा डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। हेंस इन इन्फेयर दैट ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट के से और ये वाटर से आता है, ऑक्सीजन वाटर से आता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये रिएक्शन है आपकी, अगर इस रिएक्शन से पूछा जाए कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन आपका वाटर से आ रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन रहा है ये एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस में O2 कहाँ से रिलीज हुआ है, तो वाटर से रिलीज हुआ है, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हुआ है। दिस वाज लेटर। अब इस एक्सपेरिमेंट को लेटर बाद में प्रूव किया गया रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। ये नीचे आपका दिया हुआ है, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे जो फार्मूला आपको बताया गया कि C6H12O6 आपका ये कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फ्रॉम वाटर से, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर, दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक, नोट दैट इज नॉट ए सिंगल, ओके। अब आते हैं, अच्छा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखना है। अब वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, पहले तो जो प्लांट की ग्रीन पार्ट है, यानी कि प्लांट की जो ग्रीन लीफ है, यानी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ये तो अर्लियर में आपको सीख भी रखा है, बट फोटोसिंथेसिस हरी पत्तियों में तो होती ही है, मतलब जो ये राइट चीज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट के हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होती है, बट लेकिन इट एज सो फोटोसिंथेसिस प्लांट के कुछ अदर ग्रीन पार्ट में भी शो होती है। तो उसका पूछा है कि कुछ आप नाम सजेस्ट करिए कि फोटोसिंथेसिस लीफ में तो होती है, तो सबको पता है, आप 9th 10th में भी सीखते तैयार हो कि प्लांट के जो ग्रीन लीफ होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस लीफ में नहीं बल्कि स्टेम में भी होती है, जैसे कि आपुंसिया प्लांट है, वहाँ पे चूंकि मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो जो लीफ होती है मॉडिफाई होकर स्टेम बना लेती है, स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है आपुंसिया में। ऐसे कुछ एक्वेटिक प्लांट है जिसमें रूट में होती है। तो ये चीज़ों की फोटोसिंथेसिस लीफ के अलावा और भी ग्रीन पार्ट में होती है, अदर पार्ट में भी होती है प्लांट के। अब जो लीफ की जो मेजोफिल सेल होती है, ये भी आपने जब आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो लीफ की मेजोफिल सेल होती है वहाँ पे लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होता है। लीफ की मेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट खुद को मेजोफिल सेल की वॉल के साथ अलाइन करके रखता है, जिससे वो क्या कर सके कि लाइट की ऑप्टिमम क्वांटिटी को प्राप्त कर सके, ये चीज हो जाएगी। अब क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये भी आपने सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में क्लोरोप्लास्ट दे रखा था। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, इसमें ग्रेना होता है, स्टोमा लैमेली होती है एंड स्टोमा मैट्रिक्स होता है। स्टोमा मैट्रिक्स फिगर देख लीजिए जरा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये फिगर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन में है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये रहा स्टोमा लैमेली जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ रही है। और ये जो लिक्विड है ये क्लोरोप्लास्ट का, ये हो गया आपका स्टोमा। इसमें छोटे छोटे से राइबोसोम भी है, स्टार्च ग्रेन्यूल भी है, लिपिड ड्रॉपलेट भी है। खैर, अब आते हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की बात आगे करेंगे।
अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, अच्छा पहले इसके क्लियर का डिवीजन, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लियर डिवीजन ऑफ फ्लेवर देखा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है। एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है, ये तो होती है ग्रेना में। ध्यान रखना, लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग और देन एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस ये कहाँ पे होती है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, और इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब आगे स्टोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, और एंजाइमेटिक रिएक्शन में शुगर की सिंथेसिस होती है। बाद में ये शुगर स्टार्च में चेंज हो जाता है, बाद में ये जो शुगर है स्टार्च में चेंज हो जाता है। अब आगे बताया कि फार्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, तो लाइट रिएक्शन की मतलब ये बात कर रहा है कि जब एटीपी और एनएडीपी बना था तो वो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में, तो ग्रेना में होती है। और जो बाद की रिएक्शन है जिसमें जो स्टोमा में हो रही है और शुगर का फॉर्मेशन कर रही है, वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। ध्यान रखना, दोनों नाम, डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्टोमा में होती है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कहाँ पे होती है? ग्रेना में होती है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर इसमें पूछा जाए कि वो लोकेशन बताइए, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, तो ग्रेना, ये ग्रेना है ना, तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन की साइट ये है, लाइट रिएक्शन का लोकेशन ये। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, और लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे। डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन होती है। इसमें क्या बनता है? शुगर बनता है, जो कि बाद में स्टार्च में चेंज हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब अगर आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व करोगे, किसी प्लांट की लीफ को ऑब्जर्व करोगे, तो लीफ कैसी होती है? स्वाभाविक सी बात है, ग्रीन कलर की होती है। बट प्लांट की लीफ ग्रीन कलर के अलावा और भी कलर शो करती हैं, तो वो कैसे और क्यों, ये चीज़ का हमको आंसर चाहिए। तो इस चीज़ को आंसर पाने के लिए हम क्या करेंगे? लीफ पिगमेंट को सेपरेट करेंगे। किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ पिगमेंट को सेपरेट करेंगे, किस मेथड से? पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड से। तो इसको ध्यान रखना कि लीफ पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? तो लीफ पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से लीफ पिगमेंट को सेपरेट करेंगे, तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से हमको क्या शो होगा? हम देखेंगे कि लीफ में एक सिंगल पिगमेंट की वजह से कलर शो नहीं होता, बल्कि 4 पिगमेंट की वजह से प्लांट में जो लीफ है उसका कलर शो होता है। 4 पिगमेंट कौन कौन से हैं? एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है जेंथोफिल, और फोर्थ है कैरोटिनॉइड। क्लोरोफिल ए की वजह से कलर जो आता है ब्राइट से ब्लू ग्रीन कलर का आता है। जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है उसकी वजह से लीफ की कलर ब्राइट से ब्लू ग्रीन होती है, किसमें? क्रोमेटोग्राम में। क्लोरोफिल बी की वजह से येलो ग्रीन होता है कलर, क्लोरोफिल बी की वजह से येलो ग्रीन कलर दिखता है। जेंथोफिल की वजह से येलो कलर दिखता है, और कैरोटिनॉइड की वजह से येलो से येलो ऑरेंज दिखता है। तो ये 4 पिगमेंट हो गए। चारों पिगमेंट कौन सा कलर शो करता है? क्लोरोफिल ए ब्राइट से ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड येलो से येलो ऑरेंज। तो ये 4 पिगमेंट हो गए, जिसको हमने कैसे सेपरेट किया है? पेपर क्रोमेटोग्राफी से। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको दिख रही है, क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे लीफ स्ट्रेन दिया हमने, और फिर ये 4 हमारे पास 4 पिगमेंट सेपरेट निकले, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्लोरोफिल ए की वजह से कौन सा कलर आता है, तो क्लोरोफिल ए की वजह से आपका आता है ब्राइट से ब्लू ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल बी की वजह से क्या आता है? येलो ग्रीन आता है। क्लोरोफिल बी आपका देखो येलो ग्रीन, आपको थोड़ा सा येलो ग्रीन लग रहा है। कैरोटिनॉइड कैसा कलर शो करता है? येलो टू येलो ऑरेंज शो करता है। जेंथोफिल येलो शो करता है। तो ये चीज़ आपका हो गया। पेपर क्रोमेटोग्राफी से लीफ के जो पिगमेंट थे उसको हमने सेपरेट आउट करके ये देख लिया कि लीफ ग्रीन तो होती है, मोस्टली लीफ ग्रीन ही दिखती है, बट ग्रीन के अलावा उसका जो और कलर होता है वो इन पिगमेंटों की वजह से होता है। यहाँ से क्वेश्चन पहले तो ये बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट सेपरेट बाय लीफ थ्रो पेपर क्रोमेटोग्राफी या बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हाउ मेनी? तो 4 टाइप ऑफ पिगमेंट सेपरेट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है और कैरोटिनॉइड है। बस ये 2 वर्ड ध्यान रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने 4 पिगमेंट को सेपरेट किया और कलर भी। नाउ अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस में ये जो पिगमेंट्स हैं इनका रोल क्या होता है? पिगमेंट सबस्टेंस दैट हैव एबिलिटी टू, पिगमेंट वो सबस्टेंस है, पिगमेंट क्या है? एक सबस्टेंस है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और वो भी सनलाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की पिगमेंट के पास एबिलिटी होती है। ओके, अब आपसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? कैन यू गेस विच द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट कौन सा है प्लांट में? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए साइड में, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन वर्ल्ड। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। अब लेट अस स्टडी ग्राफ शोइंग एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब हम ये देखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट वो क्या कर रहा है? लाइट को एब्जॉर्ब, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आपको पता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, आप 9th में पिछले 9th क्लास में पढ़ते हुए चले आ रहे हो कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है मींस बिग और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो बिग्योर है इसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो किस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल कम एब्जॉर्ब कर रहा है, या किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। किस में मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस वेवलेंथ पर, किस वेवलेंथ की लाइट पर, और किस वेवलेंथ की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके द्वारा? क्लोरोफिल ए के द्वारा। तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये जो बताया क्लोरोफिल नंबर ए पे, ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए बी और कैरोटिनॉइड पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये ग्राफ है, ग्राफ नंबर ए। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे यहाँ पे ये भी बिग्योर आपका है, यहाँ पे भी बिग्योर होना चाहिए, ठीक है, ये भी बिग्योर होना चाहिए। तो इस बिग्योर में आप अगर देखोगे तो ब्लू और रेड रीजन में,
ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ब्लू लाइट और रेड लाइट में ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब अगर ब्लू के में देखोगे तो क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटीनॉइड है और ये क्लोरोफिल आपका ए है। ये ब्लू लाइट वाली वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे रेड वेवलेंथ की लाइट को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे हम क्लोरोफिल ए को फोकस करेंगे। अब इसमें ज़्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है, सेकंड में दिखा देखिए जरा यहाँ पे ये जो ब्लू लाइट है, ब्लू वेवलेंथ की लाइट है 450 से 500 के बीच, और इधर जो रेड वेवलेंथ की लाइट है मतलब 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ब्लू में देखो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल की पीक पिगमेंट की पीक ज़्यादा है। ऐसा रेड रीजन में भी क्लोरोफिल पिगमेंट की पीक ज़्यादा दिखा रही है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट है। इन लाइटों का एब्जॉर्प्शन, इन वेवलेंथ की लाइटों का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखा रहा है। मिनिमम किसमें दिखा रहा है? ग्रीन में दिखा रहा है और येलो में दिखा रहा है। ग्रीन और येलो में मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैक्सिमम किसमें है? आपका रेड और ब्लू में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को या कौन किस कलर की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है? तो ब्लू और रेड किस वेवलेंथ की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है? 450 ब्लू लाइट की और 700 नैनोमीटर रेड लाइट की। ये हो गया एब्जॉर्ब, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुट कर दिया कि फिगर 33.a को देखकर आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को या कौन सी लाइट, कलर ऑफ लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो आप इसको देख के आप बता सकते हो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर वेवलेंथ की बात करें तो 450 वेवलेंथ वाली लाइट और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है क्लोरोफिल ए। और अगर कलर की बात करें तो ब्लू कलर और रेड कलर, ब्लू रीजन और रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है क्लोरोफिल ए। आई होप कि आंसर आपको इसका भी मिल गया होगा। जहाँ पे ग्रेड आगे सो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक और एनी अदर वेवलेंथ, वही आपका दिया हुआ है। नाउ अब हम फिगर 33.3b को अगर देखें, 33.3b को आप फिगर देख लीजिए, फिर हम उसके आगे एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखते हैं। 33.3 का ए देख लिया, अब बी देखिए जरा। बी में अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में ज़्यादा मैक्सिमम दिख रहा है। और ये रीजन किसका है? अगर आप देखिए तो ये है ब्लू और रेड रीजन, ये है आपका ब्लू और रेड रीजन। मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ क्योंकि ये है आपका ब्लू रीजन और ये आपका रेड रीजन। तो ब्लू रीजन और रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है और इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और इन दोनों को एक साथ ग्राफ बनाया सी में उन्होंने दिखाया है कि किस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और किस कलर की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे 400 से 450 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है और एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम है। तो जो ब्लैक कलर की, ये जो ब्लैक से दिखाया गया ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये कलर ये है आपका एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू कलर की लाइट में 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट में होता है और ब्लू कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ इतना होता है। और रेड कलर की लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये ग्राफ में दिखाया गया और यही चीज़ आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख रखा है। लैंग्वेज में उन्होंने क्या बताया? 33.b में ये बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्लांट में जो अकर हो रहा है उसको शो किया गया है, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्लांट में अकर्स होते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड रीजन में होता है। क्लोरोफिल ए के द्वारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड रीजन में देखने को मिलता है और इसी रीजन में हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी शो होती है। तो हेंस इसीलिए हम बोल सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए चीफ पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। तो ये बात हो गई एक्शन स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सिंपल सा इसमें यही सीखने को मिला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? ब्लू और रेड में। मिनिमम किसमें होती है? तो ग्रीन और येलो में। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दोनों ब्लू और रेड में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी से चारों पिगमेंट सेपरेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट नाउ अब एनसीईआरटी वही बोल रही है कि ये ग्राफ अभी पीछे हम लोग देखे हैं उसमें मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। कुछ फोटोसिंथेसिस, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी देखने को मिलता है, बट थोड़ा बहुत। तो वही बात होगी, मिनिमम अगर पूछेगा तो आप ग्रीन बताओगे और येलो बताओगे, मैक्सिमम पूछेगा तो आप ब्लू और रेड बताओगे। क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट जो कि लाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर थैलेक्वाइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर जो थैलेक्वाइड्स पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट हो गया जो लाइट को ट्रैप करता है, बाकी जो अदर पिगमेंट हैं क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड ये एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। इनका रोल क्या होता है? तो इनका रोल होता है कि ये जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए के पास। अच्छा, इनका ये तो काम होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं, साथ ही साथ ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट भी करते हैं। नाउ व्हाट इज द लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन जैसे भी हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे थोड़ा सा इस पे बात हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ मैं। लाइट रिएक्शन, तो टॉपिक नंबर 13.5 व्हाट इज द लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन देखने से पहले जस्ट पीछे की चीज़ें थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। पीछे में चीज़ हमने टॉपिक देखा था हम लोगों ने, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। वहाँ पे देखा था कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है और ग्रेना में जब लाइट रिएक्शन होती है तो ATP, NADPH और O2 की सिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्टोमा में होती है, स्टोमा में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। खैर यहाँ पे हमको लाइट रिएक्शन को सेपरेटली देखना है और यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे लेकिन लाइट रिएक्शन होता कैसे है? तो लाइट रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा? लाइट रिएक्शन में ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पिगमेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। इस पिगमेंट्स में 1000 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें से क्लोरोफिल ए को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। जो क्लोरोफिल होता है रिएक्शन सेंटर का काम करता है। क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर कौन सा पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है? तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है। बाकी जो अदर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा लाइक कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, क्लोरोफिल बी, ये जो पिगमेंट होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। ये भी हमने पीछे देख रखा है, एक्सेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। अब आते हैं जरा हम लाइट रिएक्शन पर। अब यहाँ पे हो क्या है, पहले इसको जरा सा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके अलावा
एसेसरी पिगमेंट जो भी एसेसरी पिगमेंट है वही बनाएंगे आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये एसेसरी पिगमेंट ही कंबाइंड करके मिलके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट में बोले तो एलएससी का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे फोटॉन गिर रहा है इस क्लोरोफिल पिगमेंट पे, इस पिगमेंट मॉलिक्यूल पे, ये फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, देखो ये जो पिगमेंट का मॉलिक्यूल है ये एनर्जी को ट्रांसफर रखा है दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थर्ड वाले के पास, फिर ये पहुंच गया रिएक्शन सेंटर के पास, मींस क्लोरोफिल ए के पास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर जाएगा इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर उसके बाद आपका एनर्जी रिलीज होना, जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट केमिकल इंटरमीडिएट है वो बनना स्टार्ट होंगे। खैर अब आते हैं लैंग्वेज पे जरा। तो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज इसी को बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज में क्या क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन पहले होगा, क्लोरो जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट लाइक एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीज़ें होती हैं लाइट रिएक्शन में। अब लाइट रिएक्शन प्रोसेस में कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो पिगमेंट ऑर्गेनाइज होता है वो दो फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एलएससी के साथ दो फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड ये होता है। पीएस फर्स्ट पूरा बोले तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और पीएस सेकंड मींस फोटो सिस्टम सेकंड। अच्छा, ये जो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड का नेमिंग की गई है, ये नेमिंग डिस्कवरी सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे की गई है। मतलब पहले पीएस फर्स्ट की डिस्कवरी हुई, देन पीएस सेकंड की डिस्कवरी हुई, ना कि इसके फंक्शन के बेसिस पे, नॉट द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शंस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे इनका नेमिंग नहीं की, बल्कि डिस्कवरी के बेसिस पे, डिस्कवरी के सीक्वेंस के बेसिस पे इसका नाम पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दिया गया है। अब एलएससी की बात करें तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है एलएससी, ये बना होता है 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल से, 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल, और ये प्रोटीन से बाउंड होता है। ईच फोटो सिस्टम के पास ऑल द पिगमेंट फार्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं एंटीना, बस क्लोरोफिल ए को छोड़कर। फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट हैं सभी पिगमेंट मिलकर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसको एंटीना बोलते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल ए को छोड़कर। और ये सारे पिगमेंट फोटोसिंथेसिस को मोर इफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है ये दोनों फोटो सिस्टम में डिफर होता है। पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसको P700 बोलते हैं, इसीलिए PS2 मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए PS2 को P680 भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई लाइट रिएक्शन की एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को देखने से पहले जो हम लोग लाइट रिएक्शन देख रहे हैं उसी से लिंक लाइट रिएक्शन हम लोगों ने क्या देख रखा था कि कैसे इस लाइट रिएक्शन का दो नाम हो रहे हैं, एक इसी को बोलते हैं हिल रिएक्शन और इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज। एक्चुअली लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा था कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब किया पिगमेंट मॉलिक्यूल, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में एनर्जी ट्रांसफर हुई, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर होते पहुंची कहां पे, रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर में दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ये भी आगे हम देखेंगे, दो ये फोटो सिस्टम है। तो यहाँ से ये जो क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन गया जंप होकर कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा, आगे चला जाएगा, ये उसी आगे के पास को समझने के लिए हम लोग देखेंगे जेड स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और दूसरा देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है ये है आपका ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, और इसके बाद ये दिखाया गया है ये है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो यही दो हमको देखने हैं, जो कि आपके लाइट रिएक्शन को बोल सकते हो आप कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन। तो सब लाइट रिएक्शन के ही आगे के पार्ट है। अब आते हैं जरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे। यहाँ पे क्या दे रखा है ना, देखिए ये फोटो सिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होकर अपने न्यूक्लियस से जंप कर जाएगा और दूर चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिकअप कर लिए जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिकअप करने के बाद आगे पास कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसमें साइटोक्रोम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम होता है उसमें पास कर दिए जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होते साइटोक्रोम से होते हुए जा रहा है, ये डाउन हिल टाइप का मूवमेंट है। अच्छा, एक मिनट पहले आप स्पीकर को समझ लीजिए, देन इसकी लैंग्वेज को इजीली समझ जाओगे। डाउन हिल, अपहिल इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे ये है आपका एलएससी यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ये है पीएस सेकंड आपको पता है कि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। 680 नैनोमीटर की लाइट को जैसे ही ऑब्जर्व करेगा इस पीएस सेकंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और यहाँ से वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग नीचे है, तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो प्रोटॉन निकलेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन भी इसी के साथ पास हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अच्छा, ये पीएस सेकंड अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ी है, कितने वेवलेंथ की लाइट पड़ी है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जब इसके ऊपर पड़ी है तब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पास हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए एलएससी जो है पीएस फर्स्ट का है। पीएस फर्स्ट दोबारा ये देखो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। 700 नैनोमीटर की लाइट को जैसे ऑब्जर्व करेगा ये भी एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, अब ये इलेक्ट्रॉन NADP+ को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आप शेप देखो ध्यान से, मैं इसको कलर बदल देता हूं, अगर आप इसका ध्यान से शेप देखिए तो शेप कैसा बन रहा है, ये शेप बन रहा है जेड शेप का, ऐसा ही बन रहा है, जेड शेप का ही बन रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये बात होगी, इसी को एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में बता रखा है। और इसको और थोड़ा बेहतर नाम बोला जाता है, तब उसको जेड स्कीम ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक ETS भी आप बोल सकते हो इसको।
ओके, अब इसमें डाउन हिल अपहिल कैसे बोलोगे, ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे है डाउन हिल अपहिल मूवमेंट। तो ये जब ऊपर जा रहा है, ये जो दिख रही है, ये है आपका अपहिल मूवमेंट। फिर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गुजरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पीएस से फर्स्ट में गया है, तो इसको बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। फिर अगेन अपहिल मूवमेंट हुआ है ये, फिर ये जब एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करा डाउन हिल मूवमेंट, मतलब दो बार अपहिल दो बार डाउन हिल। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन सा डाउन हिल है कौन सा अपहिल है। तो ध्यान रखिए, ये वाला जो है आपका अपहिल है, ये अपहिल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम से होकर जा रहा है, यहाँ पे ये डाउन हिल मूवमेंट हो जाएगा, डाउन हिल मूवमेंट। फिर ये अगेन अपहिल मूवमेंट, फिर ये अगेन डाउन हिल मूवमेंट, मतलब दो बार अपहिल दो बार डाउन हिल। तो ये ध्यान रखना है किसके बेसिस पे, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे। इंस्टेंटेनियस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये डाउन हिल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, किससे टर्म में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म में ये इलेक्ट्रॉन का डाउन हिल मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं, के थ्रू पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ यूज नहीं होता है, यहाँ से पास होकर चले जाते हैं कहाँ पे, पिगमेंट ऑफ पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट पिगमेंट के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक्साइटेड हो जाता है। कैसे एक्साइटेड होगा, जब वो 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले रेड लाइट को रिसीव करेगा, तो पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वो भी रिलीज हो जाएगा, यानी कि पीएस फर्स्ट भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हो, क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अब दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बोलेंगे डाउन हिल मूवमेंट। अगेन कब बोलेंगे डाउन हिल मूवमेंट, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर के पास पहुंच चुका है, पीएस फर्स्ट से प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर के पास पहुंच चुका है, अब वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एनएडीपी प्लस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब एनर्जी रिच एनएडीपी प्लस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, तब उसमें बोलेंगे ये डाउन हिल मूवमेंट है। आगे लिखा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करके एनएडीपी एच प्लस में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप टोटल होल स्कीम को ऑब्जर्व करोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का होल स्कीम है, तो स्टार्ट हुआ ये पीएस सेकंड से, जब स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस सेकंड, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन का, अपहिल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, देन डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू पीएस फर्स्ट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ पीएस फर्स्ट से, अगेन ट्रांसफर हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फाइनली डाउन हिल मूवमेंट करके एनएडीपी प्लस को रिड्यूस कर दिया एनएडीपी एच प्लस में, तो टोटल हो गई जेड स्कीम। अच्छा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक शेप है जेड शेप का, ये शेप फॉर्म हुआ क्यों, क्योंकि जितने भी कैरियर हैं वो एक सीक्वेंस में प्लेस्ड हैं, और किस बेसिस पे से सीक्वेंस में है, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस से इनका सीक्वेंस, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं इनका सीक्वेंस बना हुआ है, और ये सीक्वेंस जेड शेप का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। अब अगर यहाँ से आप देखना चाहते हो थोड़ा सा डिटेल में, तो इस चीज को जरा ऑब्जर्व करिए। तो ये आपको दिख रहा है कि वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल है, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल में 100 बात है, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइट की एनर्जी जब पीएस से फर्स्ट रिएक्शन सेंटर पे पड़ी 680 नैनोमीटर की लाइट जैसे ऑब्जर्व किया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दिया, या ऑक्सीडाइज हुआ पीएस सेकंड है, ठीक है, पीएस सेकंड ऑक्सीडाइज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर वहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए चला जाएगा पीएस फर्स्ट के पास। ये इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, और दूसरा पीएस फर्स्ट खुद ऑक्सीडाइज करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करके, इसका भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और ये जाएगा कहाँ पे, अगेन दूसरे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर ये क्या करेगा, एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करके एनएडीपी एच में कन्वर्ट कर देगा। और आप यहाँ पे सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पीएस सेकंड से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर जाएगा प्लास्टोक्यूनोन में, देन साइटोक्रोम बी6 में, देन साइटोक्रोम एफ में, देन प्लास्टोसाइनिन में, देन जाएगा पीएस फर्स्ट में, उसके बाद आपका आ जाएगा एफआरएस में। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करके एनएडीपी एच प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपकी होगी नॉन साइक्लिक फोटो फास्फो रिलेशन। ये वाटर स्प्लिटिंग दिखाई गई है, यहाँ पे लीक के अंदर होता है। अभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नीचे है, भी उसी स्प्लिटिंग करते हैं ना। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या बताया गया है, यू वुड आस्क, अब आप ये पूछेंगे कि पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कैसे सप्लाई करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पीएस सेकंड ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कैसे सप्लाई करेगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी है, ये भी तो स्प्लिट हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, इसी पीएस सेकंड के पास जा रहा है। आगे बढ़े देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, मूव फ्रॉम पीएस सेकंड मस्ट बी रिप्लेस्ड, जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से मूव कर रहा है वो एक्चुअली में रिप्लेस होता है, और ये रिप्लेसमेंट किसके साथ होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग होती है उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसके साथ। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग किसके साथ एसोसिएट है, पीएस सेकंड से। आपसे पूछा जाए वाटर की स्प्लिटिंग किसमें होती है, किस फोटो सिस्टम में होती है, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, तो ध्यान रखना है पीएस सेकंड में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। एंड एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से 2 प्रोटॉन, 1 नेसेंट ऑक्सीजन और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और ये जो ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है ये एक नेट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का एक नेट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम पीएस फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाय द पीएस सेकंड, मतलब जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कौन करता है, फोटो सिस्टम सेकंड से, वो फिर उनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। एक बार यहाँ से देख लीजिए ना, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं, ये आपका पीएस सेकंड, ये आपका पीएस फर्स्ट, तो पीएस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकला, फिर इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है, पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होकर होते जा रहा है पीएस फर्स्ट के पास, वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, चलिए वाटर स्प्लिटिंग किससे रिलेटेड है, पीएस सेकंड से। यहाँ पे दिखाया गया है रिएक्शन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो 4 प्रोटॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये जो चीज लिखा गया है कि वाटर की स्प्लिटिंग एसोसिएटेड होती है पीएस सेकंड से, हम लोगों ने पहले देखा वाटर की स्प्लिटिंग पीएस सेकंड से रिलेटेड है, बट ये लोकेटेड कहाँ पे होती कहाँ पे है, पीएस सेकंड में तो होती है, होती कहाँ पे है, ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में, इनर साइड मेम्ब्रेन में होती है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ठीक बात होगी, यहाँ पे प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब आते हैं वही चीज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन पे। अब यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक चीज की कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ये हर एक लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी होती है। वो स्पेशल सब्सटेंस कौन कौन से हैं जिनको लिविंग बीइंग्स ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, तो एटीपी है, स्पेशल सब्सटेंस एटीपी है जिसके जो एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड में कैरी करता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जिस प्रोसेस से
सेल में एटीपी की सिंथेसिस होती है, प्रोसेस थ्रू विच आगे कहाँ पे पे आते हैं, एटीपी सिंथेसाइज इन सेल बाय द सेल, एटीपी सिंथेसाइज बाय द सेल, जिस प्रोसेस से एटीपी सिंथेसाइज होती है उस प्रोसेस का नाम है फास्फोरिलेशन, फास्फोरिलेशन। अच्छा, सेल में कहाँ पे सिंथेसिस होती है एटीपी की? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब फोटो फास्फोरेशन टर्म लिखा गया है, देखो फास्फोरेशन का मतलब क्या हुआ? फास्फोरेशन का मतलब हुआ एटीपी सिंथेसिस। अब फोटो टर्म लग गया है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, तो फास्फोरेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस हो रही है उसको बोलेंगे फोटो फास्फोरिलेशन। तो आप यहां से लिंक कर लीजिए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटो फास्फोरिलेशन। अब दोनों फोटो सिस्टम अगर एक साथ सीरीज में वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट पीएस सेकंड देन पीएस फर्स्ट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। जैसे कि हम लोग पीछे देख के आ गए हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को, ये है पर नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन जिसमें दोनों फोटो सिस्टम सीरीज में काम कर रहे हैं, पहला पीएस सेकंड देन पीएस फर्स्ट, तो यहाँ पे मेंशन है। टू फोटो सिस्टम, दोनों फोटो सिस्टम पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और ये जेड स्कीम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एटीपी और एनएडीपीएच प्लस दोनों का सिंथेसिस होता है, किससे? बाय द इलेक्ट्रॉन फ्लो के द्वारा। फिगर में हम लोग देख चुके हैं जेड स्कीम। अब आते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन पर। अब आते हैं हम लोग साइक्लिक फास्फोरिलेशन पर। तो जो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट फंक्शन होता है, इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट फंक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है फोटो सिस्टम के साथ। फोटो सिस्टम कौन सा? फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्लोरोफिल P700। एंड इसमें जो फास्फोरिलेशन होता है वो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसकी लोकेशन क्या है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो या साइक्लिक फास्फोरिलेशन की? तो ये स्टोमा लेमिली में होता है। जो प्रोसेस साइक्लिक फास्फोरिलेशन की लोकेशन स्टोमा लेमिली होती है। आगे दिया है व्हाइल मेम्ब्रेन और लेमिली ऑफ द ग्रेना, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना या लेमिली ऑफ ग्रेना में पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों होते हैं, लेकिन स्टोमा लेमिली मेम्ब्रेन में पीएस सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम ये दोनों लाइक होते हैं, नहीं होते हैं। तो चूंकि पीएस जो स्टोमा लेमिली मेम्ब्रेन है उसमें पीएस सेकंड भी नहीं है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ ये पीएस फर्स्ट से वो इलेक्ट्रॉन एनएडीपी प्लस के पास नहीं जाएगा, एनएडीपी प्लस है ही नहीं ना, ठीक है बचा। ये है आपका पीएस फर्स्ट से, पीएस फर्स्ट को जब 680 नैनोमीटर के ऊपर की लाइट 700 नैनोमीटर की लाइट जब मिली इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, मतलब ये पीएस फर्स्ट, सॉरी पीएस सेकंड में दिया, ये पीएस फर्स्ट है, ये पीएस फर्स्ट क्या हुआ? ऑक्साइड मतलब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को अपने लास्ट किया और इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब चूंकि इसके पास तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये जो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है ये कहां पे हो रहा है? स्टोमा लेमिली में हो रहा है। स्टोमा लेमिली मेम्ब्रेन के पास नहीं एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है और नहीं पीएस सेकंड है, तो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज नहीं हो पाएगा, तो यहां से दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चलाएगा और फिर चला जाएगा इसके पास पीएस फर्स्ट के पास। तो ये साइक्लिक फ्लो होता रहता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो यहाँ पे आपका मेंशन है। आगे देखते हैं जरा, साइकिल बैक टू द पीएस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वही बात है। अब साइक्लिक फ्लो से जो इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो हो रहा है साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, इससे सिर्फ और सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनएडीपीएच प्लस प्लस की सिंथेसिस नहीं होती है। और साइक्लिक फास्फोरिलेशन तभी होगा जब 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट उस ऊपर की लाइट जब मिलेगी पीएस फर्स्ट को, तभी ये प्रोसेस अकर होगी। सीधी सी बात है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट जब पीएस फर्स्ट पर पड़ेगी तभी साइक्लिक फास्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन अकर होगा। कहाँ पे? स्टोमा लेमिली में। तो ये तो हो गया कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है पढ़ने को? तो कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इस कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। एटीपी सिंथेसाइज एक्चुअली होती कैसी है क्लोरोप्लास्ट में, ये हम लोग कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से देखेंगे। रिस्पायरेशन की तरह फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी सिंथेसाइज होती है और एटीपी की सिंथेसिस प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होने की वजह से होती है। बट अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा और जो एटीपी की सिंथेसिस होगी वो आपका थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगी। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन की, यहाँ क्लोरोप्लास्ट की बात, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड होता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन की। अब यहाँ पे प्रोटॉन एक्युमुलेशन थाइलेक्वाइड की इनर साइड मेम्ब्रेन की तरफ होता है, मतलब प्रोटॉन का एक्युमुलेशन क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है और इसी को इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन को बोलते हैं ल्यूमेन। मींस ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है। जबकि इसके बाद चैप्टर रिस्पायरेशन में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा और वहां पे मतलब उसके बाद चैप्टर रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ईटीएस के थ्रू होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। अब हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होने की वजह क्या है, किस कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होता है। इस चीज को समझने के लिए हमको दोबारा अगेन उस प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, उस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता, एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की सक्रियता एंड इसके ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के समय संपन्न होता है और उस स्टेप को डिटरमाइन भी किया जा सके जिसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप हुआ। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट का जो रीजन है किस स्टेप, उस स्टेप को डिटरमाइन भी किया जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं, तो कुछ बताया गया है। स्टेप पहला तो दिया है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का रीजन कि जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है कहाँ पे? इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, तो प्रोटॉन मींस H+ हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस होता है बाय वाटर स्प्लिटिंग। क्योंकि प्रोटॉन जब हमने पीछे देख रखा है जब एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो दो प्रोटॉन यानी कि दो हाइड्रोजन आयन, एक नेसेंट ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो दो हाइड्रोजन आयन या दो प्रोटॉन जो प्रोड्यूस हुए हैं ये वाटर स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस हुए हैं। अब एक्युमुलेट कहाँ पे होंगे? ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, वहाँ पे जाके ये एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो एक रीजन ये हो गया। अब जो सेकंड रीजन स्टार्ट लिखा है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का, जब इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करता है मींस पीएस सेकंड से जाएगा पीएस फर्स्ट की तरफ हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तो प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को पार कर जाता है प्रोटॉन, मतलब स्टोमा से लेवल की तरफ जाता है। कैसे? क्यों लिखा है? दिस हैपेन बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का वो लोकेटेड होता है आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के आउटर साइड में एंड ट्रांसफर इस इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये
जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि मेम्ब्रेन के आउटर साइड में है, वो इलेक्ट्रॉन को एज इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन कैरियर को क्या करता है, एक हाइड्रोजन कैरियर की तरह करता है। तो हाइड्रोजन कैरियर को स्टोमा से ले लेता है। लिखा भी है ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ये रिमूव कर लेता है प्रोटॉन को स्टोमा से और देन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब दिस मॉलिक्यूल पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तब उसमें प्रोटॉन रिलीज हो जाता है इनर साइड ऑफ ल्यूमेन, मतलब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में तब प्रोटॉन रिलीज होता है। इसको जरा फिगर समझने ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज थोड़ा कंप्लीट किया हमने। अब देखिए जैसे पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, तो वहाँ पे एक पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये प्लस 2 Q1 PQ है। ये क्या किया कि ये जो ल्यूमेन, ये जो स्टोमा है, स्टोमा में जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो PQH बन गया, PQH हो गया। तो फिर अब जब आगे जब साइटोक्रोम B6 के पास जाने लगा, तब ये हाइड्रोजन को छोड़ दिया, किसमें, ल्यूमेन में, मतलब थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में ये अपना हाइड्रोजन छोड़ दिया, जिससे क्या होगा, ल्यूमेन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और स्टोमा में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घट रही है। ये हो गया आपका प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलपमेंट का दूसरा रीजन। अब तीसरे रीजन पे आते हैं, प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलपमेंट का। तीसरा रीजन इनिशिएटिव बता रखा है थर्ड रीजन में एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। जस्ट हम लोग ऊपर देखें, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे लोकेट होता है, स्टोमा साइट पे लोकेट होता है, लोकेटेड ऑन द स्टोमा मेम्ब्रेन अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से आता है, कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द पीएस फर्स्ट, तो एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच प्लस प्लस में रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो होती ही है। जो पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन आता है उस इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो होती है एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच प्लस प्लस में रिड्यूस करने के लिए, उसके साथ साथ एक प्रोटॉन की भी जरूरत होती है और ये प्रोटॉन रिमूव कर लिया जाता है स्टोमा से। अब इसको भी फिगर से देखिए जरा। इसमें देखिए ये जो स्टोमा साइड है यहाँ पे है एनएडीपी प्लस का रिडक्शन हो रहा है एनएडीपीएच में, एनएडीपीएच प्लस प्लस में हो रहा है। अब इस रिडक्शन के दौरान ये जो आपका पीएस फर्स्ट से, ये जो पीएस फर्स्ट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आया और एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करके एनएडीपीएच प्लस प्लस में कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी प्रोटॉन की भी, और ये प्रोटॉन कहाँ से लिया जाएगा, स्टोमा से। स्टोमा साइड है तो स्टोमा में प्रोटॉन की कमी होगी और ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और इससे भी प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलप हो गया। तो तीन रीजन हो गए। वाटर स्प्लिटिंग देख लीजिए, दो तो आपने देख लिया। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ पे दिखाया गया है, ये वाटर की स्प्लिटिंग यहाँ पे दिखाया गया। वाटर ऑक्सीडेशन मतलब वाटर स्प्लिटिंग हुई और यहाँ पे कहाँ पे होता है, पीएस सेकंड में वाटर स्प्लिटिंग पीएस सेकंड से एसोसिएटेड है, पीएस सेकंड में ही होता है। तो वाटर स्प्लिटिंग हुई, एक वाटर स्प्लिटिंग हुई तो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक प्रोटॉन, और जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये तीन रीजन है। कौन कौन से प्रोटॉन, कौन कौन से ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन को बढ़ा रहे हैं, तो वाटर स्प्लिटिंग ल्यूमेन प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है और स्टोमा में घटा रहा है। स्टोमा में तो खैर कुछ भी नहीं कर रहा है। सेकंड जो है, जो ये हाइड्रोजन स्टोमा से आ रहा है और ल्यूमेन साइड में आ रहा है, इससे भी स्टोमा में घट रहा है प्रोटॉन और ल्यूमेन में बढ़ रहा है। थर्ड जो है, ये भी स्टोमा में प्रोटॉन को घटा रहा है, जो एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करके एनएडीपी प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। तो इससे क्या होगा कि स्टोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलपमेंट हो गया। अब इसी प्रोटॉन ग्रेडिएंट का डेवलपमेंट जब जो है ब्रेक डाउन होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कैसे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रोटॉन जाएगा किस पे, एटीपी सिंथेटेज के पास। एटीपी सिंथेटेज में एक यहाँ पे CF0 और ये CF1 पहले जाएगा प्रोटॉन CF0 में, CF0 से जाएगा CF1 में, फिर यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है और एटीपी नाइट्रोजन फास्फेट और प्लस हाइड्रोजन आयन, ये तीनों मिलकर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और यही होगी एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वैसे एटीपी का नाम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, पीआई जो लिखा है इसका नाम है नाइट्रोजन फास्फेट, एटीपी का नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज हो गई केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा ना। अब देखिए जरा क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है कि प्रोटॉन स्टोमा में तो प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन स्टोमा में घट रही है, जबकि ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इससे क्या क्रिएट होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलप हो जाएगा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस। और अगर पीएच के टर्म में बात करें तो ल्यूमेन साइड में पीएच घट जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा यानी कि ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल तो पीएच की वैल्यू कम होती है। और स्टोमा साइड में बात करें, स्टोमा साइड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है। वापस देख लीजिए फिगर, ये रहा फिगर। यहाँ पे स्टोमा साइड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है और ल्यूमेन साइड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन ज्यादा, पीएच कम, और हाइड्रोजन कम, पीएच ज्यादा, तो वही अपना कंपेयर करेंगे आप। तो आगे चलते हैं जरा। वाई वी आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडिएंट। तो ये क्यों हम लोग प्रोटॉन ग्रेडिएंट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। तो दिस ग्रेडिएंट, जब ये प्रोटॉन ग्रेडिएंट है, दिस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडिएंट, देन एटीपी की सिंथेसिस होगी। फिगर मैंने देख लिया था। ग्रेडिएंट, प्रोटॉन ग्रेडिएंट ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। तो ये ग्रेडिएंट तब ब्रेक डाउन होगा जब प्रोटॉन का मूवमेंट है मेम्ब्रेन टू स्टोमा, मेम्ब्रेन से स्टोमा की तरफ होगा, किसके थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू। फिगर में भी हमने देख लिया था ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन कौन से हैं, CF0 था, CF1 था और एटीपी सिंथेटेज था। तो चैनल ऑफ CF0 ऑफ द एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज में जो CF0 चैनल है उसके थ्रू। अब एटीपी सिंथेटेज एंजाइम में दो पार्ट होता है, एक का नाम है CF0 जो कि इम्बेडेड होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और दूसरे का नाम है, अच्छा ये इम्बेडेड होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में CF0 है, ये फॉर्म करता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरी आउट द फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अदर जो पोर्शन है जिसको बोलते हैं CF1 एंड प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्टोमा। तो ये जो CF1 है ये कहाँ पे होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, मींस स्टोमा की तरफ होता है। जब ग्रेडिएंट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडिएंट प्रोवाइडेड इनफ एनर्जी टू कॉज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेटेज व्हिच मेक्स द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड एटीपी। तो ये हो गया एटीपी की सिंथेसिस और केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आगे दिया है केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या क्या रिक्वायर है, केमियो ऑस्मोसिस के रिक्वायर एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट का डेवलपमेंट और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है केमियो ऑस्मोसिस होने के लिए। एनर्जी यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडिएंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलेकॉइड ल्यूमेन। मतलब थाइलेकॉइड ल्यूमेन की साइड में हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन होता है और स्टोमा में लो होता है, जिसकी वजह से आपका ये ग्रेडिएंट डेवलप होता है। ओके, तो इस लाइन में आपको बताया कि एनर्जी प्रोटॉन को पंप करने में भी यूज होती है। जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन को पंप किया जाता है जिससे जो ग्रेडिएंट क्रिएट होता है, मींस हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन थाइलेकॉइड ल्यूमेन साइड में होती है, ये इसमें जो प्रोटॉन पंप यूज होती है उसमें भी एनर्जी का यूज होता है। सेकंड है एटीपी सिंथेटेज के पास जो चैनल है, एटीपी सिंथेटेज के पास जो चैनल है उस चैनल के थ्रू प्रोटॉन
का डिफ्यूजन होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और इसमें एनर्जी रिलीज इनफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी एनर्जी से एटीपी सिंथेटिक एंजाइम एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर एटीपी के फॉर्मेशन को कैटालाइज कर देता है, एटीपी के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। कैटालिसिस मतलब ये हो गया। आगे दिया है along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stoma responsible for the fixing carbon dioxide and synthesis of sugar। अब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट से उत्पादित, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो NADP से NADPH प्लस H प्लस बना था, तो NADPH के साथ साथ ATP भी स्टोमा में संपन्न होने वाले जो बायोसिंथेसिस में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके शुगर का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है कि कहाँ पे हम लोग एटीपी और एनएडीपीएच का यूज होगा, मतलब हम लोग इस प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। तो एटीपी और एनएडीपीएच का जो बना हुआ है जो हम लोग ऊपर देखें नॉन साइक्लिक साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में, तो इसे एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कहाँ पे होगा अब इसको देखेंगे। एटीपी और एनएडीपी का यूज कहाँ पे होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करवाते हैं कि जब हम लोग जस्ट पीछे पड़ गए हैं कि लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है, ग्रेना में होती है, जिसका प्रोडक्ट क्या है एटीपी और एनएडीपीएच, यही होता है एटीपी और एनएडीपीएच। ये बनता किससे है, एटीपी बनता है एडीपी और यानी फास्फेट से, और एनएडीपी बनता है एनएडीपी प्लस से। तो ये चीज होगी, ये देखो ग्रेना पे लाइट पड़ी है, ग्रेना पे लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, और अच्छा लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल के चलिए एनवायरमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में, वाटर की स्प्लिटिंग से हुआ है, वाटर की स्प्लिटिंग से O2 निकला है, और आपका इधर लाइट रिएक्शन में ही नॉन साइक्लिक साइक्लिक फॉस्फोरेशन में ही नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच O2 बना है, और साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बना है। और ये जो एनर्जी रिच सब्सटेंस बने हैं इनका यूज कहाँ पे होगा, इनका यूज होगा शुगर सिंथेसिस में, और शुगर सिंथेसिस को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। कैसे होता है वो केल्विन साइकिल के थ्रू होता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इधर इसका एटीपी और एनएडीपी का यूज करके शुगर की सिंथेसिस होती है, कहाँ पे है, स्टोमा में होती है, इसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो वो अभी इसी प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। तो जस्ट अब इंस्टेंट की लैंग्वेज पे आते हैं, हम क्या सीखेंगे कि वी लर्न दैट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी एनएडीपीएच और ऑक्सीजन। अब दीज ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये तो रिलीज आउट हो जाएगा फ्लोरोप्लास्ट से, रिलीज आउट हो जाएगा फ्लोरोप्लास्ट से, लेकिन एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कर लिया जाता है सिंथेसिस ऑफ फूड की सिंथेसिस के प्रोसेस में, इसका यूज हो जाता है। मोलिकुलरली बोला जाए तो शुगर सिंथेसिस के प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस पे डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करती है, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, मींस एटीपी और एनएडीपीएच पर डिपेंड करती है। ये जो आपकी बायोसिंथेटिक फेज है या इसको आप डार्क रिएक्शन भी बोलते हो, इस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी रोल होता है इस प्रोसेस में, बायोसिंथेटिक फेज में या डार्क रिएक्शन में। अब यहाँ पे कहा है यू में वंडर, आप आश्चर्यचकित हो सकते हो इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करें। तो ये बहुत सिंपल है, आप इमीडिएटली क्या करोगे, जब आप लाइट को अनअवेलेबल कर दोगे तो जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है वो कुछ देर तक तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। अगेन अगर आप लाइट को अवेलेबल करवा दोगे तो जो बायोसिंथेटिक फेज है यानी कि शुगर की सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी अगेन। तो ये बात हो गई। तो ये पूछा कैन वी से कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन इज ए मिसनोमर डिस्कशन। तो ये आप अपने से डिस्कस कर सकते हो, स्वाभाविक सी बात है, बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन बोला ही जाता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, डार्क रिएक्शन को बोला ही जाता है। अच्छा, इसको डार्क इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि डार्क में होती है, डार्क में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, डार्क रिएक्शन इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है बल्कि लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है। ओके, ठीक है, क्लियर रखना, ऐसा नहीं कि डार्क में होगी, डार्क में होगी सनलाइट में होगी। अब आगे चलते हैं। लेट अस नाउ, अब हम लोग ये देखेंगे हाउ द एटीपी और एनएडीपीएच आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कैसे होता है। हम लोग जैसे शुरू में ही रिएक्शन देखते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 + 6 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करके C6H12O6 + O2 ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, होती है कहाँ पे आपको पता है, लिक्विड क्लोरोफिल में होती है। ये चीज देखे थे हम लोग शुरू में देखे हैं, 9-10 से देखते चले आ रहे हैं। फिर अब इस चीज में क्या था, साइंटिस्ट का ये इंटरेस्ट था, साइंटिस्टों का ये इंटरेस्ट था कि इस रिएक्शन को फाइंड आउट करें, रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है तब। अब जस्ट 1 सेकंड के बाद कई सारे इफर्ट किए गए रेडियो आइसोटोप के बेनिफिशियल यूज के लिए। उसमें एक एग्जाम्पलरी वर्क था मेल्विन केल्विन का। मेल्विन केल्विन ने क्या किया कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव का यूज किया एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज के लिए, और डिस्कवर किया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, उसका नाम क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में इसको PGA बोलते हैं। और इनका जो ये वर्क था, इसका जो कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे था, इसका नाम पड़ा, इनके नाम से इनका इस साइकिल का नाम पड़ा केल्विन साइकिल, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये बात पूछा कि क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव। तो इसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें कितने कार्बन है बता भी तो दिया ना, 3 कार्बन का, कहीं यहाँ पे पता है, ये 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, ये नाम इसका है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में PGA बोलते हैं इसको। तो इसमें कितने कार्बन पूछा, 3 कार्बन है, इसका आंसर हो जाएगा 3 कार्बन। ये फिर आप देख लीजिए एक बार दोबारा, आप रिकॉल हो जाएगा। ये एक्चुअली में होता क्या है, देखो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है ट्रेना में एनएडीपीएच और एटीपी, उसका यूज करके केल्विन साइकिल में, मतलब चूंकि इन्होंने मेल्विन केल्विन डिस्कवर किया था, जैसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, एज लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका यूज कर लिया गया, आरबीपी ने कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके इस एनर्जी सब्सटेंस का यूज करके PGA का फॉर्मेशन कर दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ G3 में, G3 कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। तो यही चीज होती है आपके, यही है आपका केल्विन साइकिल। खैर बाद में डिटेल में है भी, तो ये मुझे बताना था कि बायोसिंथेटिक फेज होती है, जैसे है। अब आगे चलते हैं। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने ट्राई करने की कोशिश की, क्या सभी प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के बाद PGA ही होता है कि कोई और प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है अदर प्लांट में। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, जिससे एक अदर ग्रुप ऑफ प्लांट की डिस्कवरी हुई, जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद ऑर्गेनिक एसिड ही बन रहा था, बट उस ऑर्गेनिक एसिड में 4 कार्बन एटम था, और इस ऑर्गेनिक एसिड का नाम ऑक्जेलोएस्टिक एसिड OAA आइडेंटिफाई किया गया था।
सिंस देन कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी टू मेन ग्रुप टाइप, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तब से जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन को दो मेन प्रोसेस से बताया गया। जिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अगर यह है कि दो प्लांट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड बनता है यानी कि PGA फास्फोग्लिक एसिड बनता है, उसको C3 पाथवे बोला गया। और वे प्लांट जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट C4 एसिड यानी कि ऑक्जेलिक एसिड साइड में OA बनता है तो उसको C4 पाथवे बोला गया। तो ये जो प्लांट के दो ग्रुप हैं इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक को केल्विन साइकिल से डिस्कस करेंगे, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे हेजेंस लैग साइकिल, जिसको C4 साइकिल भी बोलेंगे, C4 पाथवे बोलेंगे। अब प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2 इसको पहले देख लेते हैं। अब आते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2 में। तो यहाँ क्या गया है कि अब हम अपने आप से लेट अस नाउ क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन करेंगे जो साइंटिस्टों ने उस समय किया था, डार्क इशन को समझने के लिए जो स्ट्रगल किया था साइंटिस्टों ने उस समय, उनका जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या था उस समय का? ये था कि हाउ मेनी कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम उस मॉलिक्यूल के पास हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिक एसिड बनाता है। तो अब तो बना बनाया सब मिल जा रहा है ना, लेकिन उस समय के साइंटिस्ट थे इस चीज़ को डिस्कवर करने में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन करके PGA का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक्सेप्ट करके PGA का फॉर्मेशन, फास्फोग्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वो मॉलिक्यूल RUBP था। तो ये बना बनाया मिल रहा है हम लोग, मतलब ये तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन जब ये डिस्कवर नहीं होता काफी सारे इस चीज को देखने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए थे साइंटिस्टों ने। तो आपको तो सिर्फ याद करना है ना। तो ये बात है, आगे लिखा है उन्होंने कि इसका जो मॉलिक्यूल था अनएक्सेप्टेड मॉलिक्यूल आया, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज 5 कार्बन कीटोज शुगर, नाम था राइबोलोज बिसफास्फेट, स्टार्ट में RUBP बोलते हैं। ये है 5 कार्बन का कीटोज शुगर राइबोलोज बिसफास्फेट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3 कार्बन का फास्फोग्लिक एसिड बनाता है, किसमें? C3 वाले प्लांट में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि डिड एनी डोंट वरी द साइंटिस्ट आल्सो टुक ए लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन, मतलब साइंटिस्टों ने इस चीज को समझने के लिए काफी समय लगाए और कई सारे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, तब जाके इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्चुअली में 5 कार्बन के कीटोज शुगर और 1 कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ओके, आगे दिया है कि दे आल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C3 एसिड तो प्राइमरी एक्सेप्टर तो कार्बन कंपाउंड का होगा। मतलब ये लोग ये बिलीव करते थे जब डिस्कवर नहीं होता उसके पहले, मतलब ये नहीं पता था कि ये RUBP है, 5 कार्बन का कीटोज शुगर है जो CO2 को एक्सेप्ट करके PGA बना रहा है। तो उसके पहले लोग यही बिलीव कर रहे थे क्योंकि C3 एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, 2 कार्बन का कंपाउंड कोई होगा, 2 कार्बन का कंपाउंड और 1 कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन मिलकर 3 कार्बन का कंपाउंड और ऑर्गेनिक बना दे रहे हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। कई साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ट्राई करने के बाद ये पता चला कि 2 कार्बन का कंपाउंड आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बल्कि कितना था 2 कार्बन वाला कंपाउंड को 2 कार्बन का कंपाउंड ने बल्कि कितने कार्बन का 5 कार्बन RUBP की खोज हुई। तो डिस्कवर 5 कार्बन। अभी सीधी सी बात है, इसने में से कुछ याद करना था लंबी चौड़ी, बस इतना ध्यान देना था कि फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज RUBP। बस अब आते हैं सीधे से केल्विन साइकिल पर। केल्विन साइकिल, अब केल्विन साइकिल के कई सारे नाम भी हैं। इसी को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, बायोकेमिकल फेज भी इसी को बोलते हैं, इसी को कार्बन एसिमिलेशन बोलते हैं, PCR साइकिल इसी का नाम है। तो इसके कई सारे और भी नाम है, बट ठीक है, अब कार्बन ये केल्विन साइकिल यहाँ पे दिया, केल्विन साइकिल ध्यान रखना है। तो केल्विन साइकिल और उनके जो कोवर्कर, उनके जो सहकर्मी थे, उन्होंने इस होल पाथवे का पता लगाया और बताया, क्या बताया कि ये जो साइक्लिक पाथ है, ये जो साइक्लिक मैनर है ऑपरेट होता है, पाथवे ऑपरेट इन साइक्लिक मैनर। तो RUBP वाज रीजनरेटेड, यहाँ पे RUBP साइक्लिक पाथवे में RUBP पुनः उत्पादित होता है। लेट अस नाउ हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट, केल्विन पाथवे कैसे ऑपरेट होता है और वेयर, कहाँ पे शुगर सिंथेसाइज होता है। अच्छा, इसके पहले एक चीज बहुत ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए कि केल्विन पाथवे सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में अगर होता है, यह मैटर नहीं करता है कि प्लांट C3 है, प्लांट C4 है कि कैम प्लांट है। तो कोई भी प्लांट होगा उसमें केल्विन साइकिल अगर ही होगी। और इसका लगाने का पता बस यही था कि केल्विन साइकिल चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट हो, सब में केल्विन साइकिल प्रेजेंट होती है। और केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? लीफ में चलती है। लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो मेसोफिल सेल होती है, वहाँ पे केल्विन साइकिल अकर होती है। किसमें? C3 प्लांट में। जबकि C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में रन होती है और कैम प्लांट में भी केल्विन साइकिल मेसोफिल में चलती है। तो ध्यान रखना, C3 प्लांट और कैम प्लांट में मेसोफिल में केल्विन साइकिल रन होती है और जबकि C4 प्लांट में बंडल शीथ में होती है केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल का यहाँ पे क्या दिया है कि केल्विन साइकिल डिस्क्राइब अंडर 3 स्टेज। तो केल्विन साइकिल 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? अब केल्विन साइकिल में आते लैंग्वेज पहले साइकिल समझते हैं। ठीक, केल्विन साइकिल में है क्या? हमने लाइट में हम लोगों ने जस्ट देखा था कि लाइट का जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH का यूज होता है। ये NADPH का यूज होगा किसमें? बायोसिंथेटिक फेज यानी कि केल्विन साइकिल में। अब इसका यूज जो है हम लोग देखने वाले हैं कैसे यूज होगा। ठीक है क्या? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट से कंबाइंड करेगा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और वाटर भी है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट से कंबाइंड करेगा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे एक एंजाइम की नीड होती है जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे एंजाइम में लिख देता हूँ, यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी इस स्टेप में, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में। तो बनेगा क्या? 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये 3 फास्फोग्लिसरेट का, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेकर चल रहे हैं तो वहाँ 1/6 स्टार्च 1/6 से मोल बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल बोल सकते हो, सुक्रोज का बनेगा। एक मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा क्योंकि एक ही CO2 लेके चल रहे हैं, खैर बाद में बात करते हैं इसको। तो 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब इस 3 फास्फोग्लिसरेट का होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन होने में पर CO2 मॉलिक्यूल के लिए, एक CO2 मॉलिक्यूल अगर लेके चल रहे हो साइकिल में, तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP का यहाँ पे यूज हो जाएगा? पर CO2 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे 2 ATP का यूज हो जाएगा। तो ये 2 ATP यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। तो यही ATP जो बनी थी लाइट रिएक्शन में, यहाँ पे 2 ATP का यूज कर लिया जाएगा। मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और पर CO2 मॉलिक्यूल के लिए तो NADPH का यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे CO2 लिखना 2 हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन में, और बनेगा ट्राइबोस फास्फेट, ये चीज सुक्रोज स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से अगेन अगर साइकिल कंटिन्यू रखना है तो RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट का रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो इस ट्राइबोस फास्फेट से रीजनरेशन RUBP का तब होगा, इसमें भी आपका एक ATP यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ATP का यूज हो जाएगा, तभी आपका RUBP बनेगा। क्योंकि अगर हमको यहीं पे एक सुक्रोज बनाना है जिसको 6 CO2 लेकर चलना पड़ेगा, और 6 CO2 के लिए यहाँ पे इंटू 6 कर देना पड़ेगा। 6 CO2 में 12 ATP का यूज होगा और कितने का? 12 NADPH का यूज हो जाएगा।
रिडक्शन में, और रीजनरेशन में जो कि 6 लेके चल रहे हैं तो 6 एटीपी का यूज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन साइकिल के रिडक्शन वाले स्टेप में कितने एटीपी का यूज किया जाएगा 6 के लिए, तो 12 एटीपी का यूज किया जाएगा और 12 एनएडीपी का यूज किया जाएगा। और रीजनरेशन में कितने एटीपी का यूज किया जाएगा 6 एटीपी का यूज किया जाएगा। अगर टोटल केल्विन साइकिल में पूछा जाए कितने एटीपी का यूज हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल के लिए या एक सुक्रोज बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बनाने के लिए, तो 12 एटीपी रिडक्शन में और 6 एटीपी रीजनरेशन में, टोटल कितने हो जाएंगे 18 एटीपी का यूज कर लिया जाएगा और एनएडीपी से 12 भी होंगे। टोटल केल्विन साइकिल की बात हो रही है। तो ये तो होगी कंप्लीट केल्विन साइकिल। और एटीपी एनएडीपी का हम लोगों ने यूज भी देख लिया, कहाँ यूज होता है, रिडक्शन प्रोसेस में और रीजनरेशन प्रोसेस में इसका यूज होता है। एक्चुअली में रिडक्शन में एटीपी और एनएडीपी दोनों का यूज होता है, लेकिन रीजनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का यूज होता है। तो ये बात तो हो गई साइकिल क्लियर। अब आते हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में वही उन्होंने बता रखा है कि कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है आरयूपी के कार्बोक्सिलेशन के लिए। इस रिएक्शन में आरयूपीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज भी करता है, जिससे 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बनते हैं। सिंस दिस एंजाइम आल्सो हैव ए ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी इट वुड बी मोर करेक्ट इसको अगर हम बोले आरयूपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रूबिस्को एंजाइम बोले तो ठीक है। और अगर आप याद करो बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ के आया है जब जो सेल वाली यूनिट है 11th में, वहाँ पे बायोमॉलिक्यूल में लिखा गया रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट एबंडेंट जो है वो वर्ल्ड में रूबिस्को है। अब आते हैं इस अगले स्टेप पे, इसका नाम है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, दीज आर ए सीरीज ऑफ द रिएक्शन दैट, अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा रिडक्शन से। इस स्टेप में रिडक्शन स्टेप में 2 मॉलिक्यूल एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन होता है पर CO2 मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए। पर CO2 मॉलिक्यूल को रिडक्शन के लिए 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन होता है। तो अगर पर CO2 के लिए 2 एटीपी 2 एनएडीपी और 6 CO2 के लिए 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच, तो इससे क्या होगा 6 मॉलिक्यूल CO2 के लिए 6 टर्न साइकिल चलेगी, जिससे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात होगी। अब आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मींस आरयूबीपी। आरयूबी का जो रीजनरेशन होता है ये भी क्रूशियल है। अगर साइकिल को कंटिन्यू चलानी है, मतलब साइकिल अगर अनइंटरप्टेड चलानी है, अनइंटरप्टेड ना रुके ना, तो इसके लिए आरयूबीपी का रीजनरेशन जरूरी है। और रीजनरेशन स्टेप में 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है आरयूबी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि एक ही साइकिल में एक एटीपी चलेगी, 6 साइकिल में 6 एटीपी का रिक्वायर्ड होगा। टोटल आपका यहाँ पे एक बैलेंस शीट रखी होगी आगे, ये आगे मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। हेंस एवरी CO2 मॉलिक्यूल अगर केल्विन साइकिल में एंटर कर रहा है तो 3 मॉलिक्यूल एटीपी का, 3 मॉलिक्यूल एटीपी कैसे, 2 मॉलिक्यूल एटीपी रिडक्शन में लगे हैं और 1 मॉलिक्यूल एटीपी रीजनरेशन में लगा हुआ है, और 2 एनएडीपीएच मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है और दोनों के दोनों एनएडीपीएच रिडक्शन में लगे हुए हैं। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस नंबर ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोरेशन टेक प्लेस। ओके, अगर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो 6 टन केल्विन साइकिल की रिक्वायर्ड होगी, और अगर 6 केल्विन साइकिल की रिक्वायर्ड होगी तो कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे लिखा है 6 CO2 के लिए एक 6 CO2 अगर साइकिल में एंटर कर रहा है तो एक ग्लूकोज का आउटपुट मिलेगा, हमको एक ग्लूकोज मिल जाएगा, बन जाएगा, और इसमें 18 एटीपी लगेगा और 12 एनएडीपी लगेगा, और आउटपुट क्या निकलेगा 18 एटीपी और 12 एनएडीपी। इसके लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी, 6 साइकिल की केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 साइकिल चलेगी केल्विन साइकिल की, और कितना CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए ध्यान रखना है। C4 पाथवे पर, C4 पाथवे उन प्लांटों में होता है जो प्लांट ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं या ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, उनमें C4 पाथवे होता है। ये प्लांट C4 प्लांट में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होता है। C4 प्लांट फिर भी इनका जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे में C4 पाथवे के मेन बायोसिंथेटिक पाथवे में C3 पाथवे यूज किया जाता है, यानी कि केल्विन साइकिल भी होता है। तो व्हाट वे किस तरीके से दे डिफर फ्रॉम C3 प्लांट, ये C4 प्लांट है, C3 प्लांट से किस प्रकार से डिफर है आगे वही बता रखा है कि C4 प्लांट एक स्पेशल प्लांट होता है, इसमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि स्पेशल लीफ एनाटॉमी होने की वजह से हाई लाइट इंटेंसिटी के का रिस्पांस देता है। फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस इसमें लैक होती है C4 प्लांट में। C4 प्लांट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास की ग्रेटर प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट में होती है, मोस्ट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट में होती है। अब अगर हम C4 प्लांट में एक होता है बंडल सीथ सेल, C4 प्लांट के पास एक होता है, C4 प्लांट के पास होता है बंडल सीथ सेल। क्या होता है बंडल सीथ सेल, तो C4 प्लांट की जो लीफ है, C4 प्लांट की जो लीफ है उसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक लार्ज सेल होता है, लार्ज सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट, इसी को बोलते हैं बंडल सीथ सेल। एंड लीफ विच है सच एनाटॉमी, ऐसी जिस लीफ में एनाटॉमी देखने को मिलती है, मींस बंडल सीथ सेल जिसमें देखने को मिलती है, यहाँ वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ लार्ज सेल अराउंड किए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी किसमें होती है, C4 प्लांट में होती है। क्रेंज का मतलब होता है वृत्त, मींस गुच्छा, छल्लेदार गुच्छा। एंड बंडल सीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर, बंडल सीथ सेल जो कई लेयर बनाती है वैस्कुलर बंडल के अराउंड में। बंडल सीथ सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होती है जिससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है बंडल सीथ सेल में। अगर आप किसी C4 प्लांट के लीफ का कट करेंगे, सेक्शन कट करके ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या देखेंगे, जैसे आप मेजर सोरगम और शुगर केन, एक्चुअली में ग्रेमिनी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसमें वो C4 प्लांट होते हैं। तो मेजर सोरगम का अगर आप क्या करो, लीफ का सेक्शन कट करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे उसमें क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिली, क्रेंज एनाटॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजोफिल सेल। अब यहाँ पे क्या किया है कि आप कलेक्ट करो लीफ डाइवर्स स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज की लीफ को कलेक्ट करो, डिफरेंट स्पीशीज आप प्लांट के डिफरेंट स्पीशीज की लीफ को कलेक्ट करके उसका वर्टिकल सेक्शन कट करो, फिर उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। अगर क्या हो रहा है कि बंडल सीथ सेल दिखाई दे रहा है वैस्कुलर बंडल के अराउंड, तो समझ जाना बंडल सीथ सेल की प्रेजेंस, मतलब ये प्लांट C4 प्लांट है, ये प्लांट कैसा C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट की पहचान क्या है, पहचान C4 प्लांट की ये है कि उसके पास क्या होगा, बंडल सीथ सेल होगा, बंडल सीथ सेल होगा। अब इस C4 पाथवे को, इसी को बोलते हैं हैच एंड स्लाइड पाथवे, और ये एक साइक्लिक पाथवे होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। अब पहले हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, तो पहले साइकिल देख लेते हैं C4 साइकिल एक्चुअली में होती क्या है, या हैच एंड स्लाइड पाथवे होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये है आपका मेजोफिल सेल,
क्लोरोप्लास्ट की ही बात हो रही है, लेकिन C4 प्लांट का क्लोरोप्लास्ट है ये C4 प्लांट का क्लोरोप्लास्ट है। और इसमें ये है मेसोफिल सेल और ये है आपका बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल में पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करते हुए आ रही है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में फास्फोइनॉल पाइरूवेट के साथ कंबाइंड करके, यानी कि फास्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा। किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा जिस एंजाइम का नाम है पेपकेज। यहाँ पे जो फिक्सेशन कर रहा है यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा जिसका नाम है पेपकेज। पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना लेगा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, 4 कार्बन का ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बना लेगा। क्लियर है? C4 एसिड बना लेगा। अब उसके बाद ये C4 एसिड कन्वर्ट होगा, मतलब जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड और स्पार्टिक एसिड में। तो इसी मेसोफिल सेल के अंदर ये चीज होगी, ये मेसोफिल सेल के अंदर ही ये C4 एसिड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है, इस प्लाज्मोडेस्माटा से मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड जो कि C4 एसिड 4 कार्बन का एसिड है ये चला जाएगा किसमें? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल है। अब बंडल शीथ सेल में होगा क्या? इस एस्पार्टिक एसिड मैलिक एसिड का होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब बन गया ये C3 एसिड। ये C3 एसिड का नाम क्या है? पायरुविक एसिड। इस C3 एसिड का नाम है पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का अगेन होगा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू? ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू चला जाएगा बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल में। अभी मेसोफिल सेल में जाएगा तो ये बना लेगा पायरुविक एसिड C3 कार्बन का एक PEP। अगेन ये बन जाएगा, इससे रीजनरेशन हो जाएगा, अगेन बन जाएगा फास्फोइनॉल पाइरूवेट। मतलब इसमें भी फिक्सेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, देन डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और देन रीजनरेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना, फिक्सेशन और रीजनरेशन मेसोफिल सेल में हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल में हो रहा है। तो इस साइकिल पर फिर से फास्फोइनॉल पाइरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा, देन C4 बनेगा, देन ऐसे साइकिल बार-बार रिपीट करेगी। तो ये हो रहा है किसमें? आपका C4 प्लांट में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी एनसीईआरटी ने बता भी रखा है कि बंडल शीथ मेसोफिल सेल में पेप्टेज एंजाइम है, जबकि बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम है और रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन वर्ल्ड है। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज की। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन फास्फोइनॉल पाइरूवेट, शॉर्ट में PP बोलते हैं, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है और फास्फोइनॉल पाइरूवेट मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। फास्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है पेप के एंजाइम की प्रेजेंस में, पूरा नाम इसका पेप कार्बोक्सिलेज हो जाएगा। रुबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल में नहीं होती है, लाइक होती है। C4 एसिड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड मेसोफिल सेल में ही बनता है। कैसे बनता है? फास्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। यही इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड जैसे कि आपका मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड फर्दर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फर्दर बनाता है मेसोफिल सेल में ही, मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज होती है कहां? मेसोफिल सेल में ही। अब ये मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीथ सेल में। फिर बंडल शीथ सेल में ये मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है पाइरूविक एसिड। अब ये पाइरूविक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर वापस मेसोफिल सेल में चला जाएगा और फिर वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पाइरूवेट में, अगेन फास्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार से साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में रिलीज हुई है वो इंटर कर जाती है केल्विन साइकिल C3 पाथवे में, और ये पाथवे कॉमन होता है ऑल प्लांट में। मतलब केल्विन साइकिल C3 प्लांट में तो होता ही होता है, C4 प्लांट में भी होता है, टाइम प्लांट में भी होता है। मतलब कोई भी प्लांट रहेगा तो उसमें C3 साइकिल या केल्विन साइकिल होगी ही होगी। अब बंडल शीथ सेल बंडल शीथ सेल ये आपका हैचन सेलेक्ट पाथवे हो गया फिगर वाइज। बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम एबंडेंट अमाउंट में होता है। रुबिस्को एंजाइम यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल में होता है, लेकिन पेप्टेज नहीं होता है बंडल शीथ सेल में। और इसका उल्टा मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में पेप्टेज होता है लेकिन रुबिस्को नहीं होता है। तो बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर, जो केल्विन पाथवे होता है वो कॉमन होता है C3C4, और यहाँ पे चीज लिख लीजिए कैम प्लांट में भी होता है। ये C3C4 में तो होता है C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल C3C4 प्लांट के साथ साथ कैम प्लांट में भी होता है, कैम प्लांट में भी होता है। अब आगे एनसीईआरटी ने लिखा, डिड यू नोट दैट, क्या आपने ये चीज ध्यान दिया कि केल्विन पाथवे C3 प्लांट के मेसोफिल सेल में होती है। जितने भी C3 प्लांट हैं उनके मेसोफिल सेल में केल्विन पाथवे होता है, लेकिन C4 प्लांट में ये मेसोफिल सेल में ना होके कहाँ पे होता है? ओनली इन द बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में होता है। और कैम प्लांट में भी मेसोफिल सेल में ही होता है। अब इस फिगर को मैं पहले भी लगा रखा था। देखो ये C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है? मेसोफिल सेल में हो रही है। वहीं पे C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है? बंडल शीथ सेल में हो रही है। और कैम प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे रन कर रही है? मेसोफिल सेल में रन कर रही है। मेसोफिल सेल में रन कर रही है। तो केल्विन साइकिल चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो और चाहे वो कैम प्लांट हो, रन तो तीनों में करेगी, बट अंतर है C3 प्लांट में जो केल्विन साइकिल है वो मेसोफिल सेल में होगी, वैसे ही कैम प्लांट में जो केल्विन साइकिल है वो मेसोफिल सेल में होगी। हाँ, C4 प्लांट में केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में होगी, ना कि मेसोफिल सेल में होगी। फाइनली प्रोडक्ट में शुगर ही बनेगा, चाहे C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे कैम साइकिल हो। तो ये लाइन आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग फोटो रिस्पायरेशन पर। फोटो रिस्पायरेशन को देखते हैं जरा, फोटो रिस्पायरेशन। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए, ये जो प्रोसेस होती है फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस, ये C3 और C4 प्लांट में इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताती है। फोटो रिस्पायरेशन को समझने के पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं जो केल्विन पाथवे का फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में। फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, और फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके साथ होता है? RBP के साथ। RBP कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये C3 पाथवे की बात हो रही है, केल्विन पाथवे की। इसमें RBP कंबाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है 2 मॉलिक्यूल 3PGA। फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है RBP के साथ, और ये कैटालाइज होता है रुबिस्को एंजाइम से। ये रिएक्शन लिख रखी है, RBP कंबाइन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल 3PGA का फॉर्म कर रहा है। ये इसमें हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है C3 प्लांट में, और C3 प्लांट में हो रही है। और कौन सा पाथवे के थ्रू हो रही है? C3 पाथवे के थ्रू। C3 पाथवे की बात हो रही है ना। अब आगे रुबिस्को, ऊपर हमने देख लिया था, रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का मोस्ट एबंडेंट एंजाइम रुबिस्को होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फैक्ट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड। ये रुबिस्को एंजाइम दोनों से, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 दोनों से बाइंड कर जाता है, इसलिए इसका नाम भी रुबिस्को है। रुबिस्को ज्यादा ग्रेटर एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लेकिन कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल अमाउंट में हो। तो इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द टू विल बाइंड द एंजाइम। अब रिलेटिव
कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा रुबिस्को एंजाइम से बाइंड करेगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो स्वाभाविक सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ही जाकर रुबिस्को से बाइंड करेगा। C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन होते हैं जो बाइंड कर जाते हैं रुबिस्को से और हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दिखती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या हो जाता है, घट जाता है वो उस केस में। तो RUBP 2 मॉलिक्यूल 3 PGA में कन्वर्ट होने के बजाय RUBP ऑक्सीजन से बाइंड करके बनाता है 1 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट और 1 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट। 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट है और 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरेट है और इस पाथवे को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ध्यान से एक बार अगेन रिपीट कर रहे हैं हम, क्या होता है C3 प्लांट में होता क्या है, C3 प्लांट में ही हो रहा है, फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे हो रहा है, C3 प्लांट में ही हो रहा है। लेकिन इस फोटो रिस्पायरेशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन कंबाइंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है रुबिस्को से और इससे CO2 फिक्सेशन डिक्रीज कर जाता है, मतलब CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाता है रुबिस्को के साथ। अब होता क्या है RBP PGA में नहीं कन्वर्ट होता है बल्कि RBP ऑक्सीजन से बाइंड करके कन्वर्ट हो जाता है फास्फोग्लिसरेट में और फास्फोग्लाइकोलेट में। इसमें फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और इसी पाथवे को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। आप ध्यान समझे फोटो रिस्पायरेशन। अच्छा ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना, फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, सेल ऑर्गेनल में, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये कहाँ पे हो रहा है, किस प्लांट में हो रहा है, C3 प्लांट में हो रहा है। तो C3 प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में अगर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और CO2 कंसंट्रेशन कम है तो इसी को से बाइंड करके ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है कौन, रुबिस्को। ये आपका राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट है, रुबिस्को की प्रेजेंस में O2 से बाइंड करके ये बना रहा है 2 फास्फोग्लाइकोलेट और 3 फास्फोग्लिसरेट। अब अगर कार्बन को काउंट करोगे तो 3 फास्फोग्लिसरेट 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन का ये है और आपका ये 2 कार्बन का ये है, 2 कार्बन का ये है। तो ये हो गया फोटो रिस्पायरेशन पाथवे। उसके बाद ये प्रोसेस जाएगी पेरोक्सिसोम फिर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तीसरा चलती है। फोटो रिस्पायरेशन ऐसे होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। होता है C3 प्लांट में ही है ये, बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, रुबिस्को CO2 से कंबाइंड करके O2 से बाइंड कर जाता है और एक मॉलिक्यूल बना देता है, इसका एक मॉलिक्यूल बना देता है फास्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल बना देता है फास्फोग्लाइकोलेट का। अब इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस एक वेस्टफुल प्रोसेस है इन फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे, मतलब फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे में ये तो ना ही शुगर की सिंथेसिस करता है और ना ही एटीपी की सिंथेसिस में होती है। उल्टा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एटीपी का यूटिलाइजेशन भी कर लेता है। तो इसीलिए फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे में नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपी। तो अभी तक इसका फोटो रिस्पायरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन नोन नहीं है। C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है कि C4 प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जहां पर इसको बाइंड करना होता है। आप देख लीजिए ना, ये आपका किधर गया, पिछले पेज पे होगा, ये है आपका, आप देखिए जहां पे केल्विन साइकिल रन करेगी वो है बंडल 6 सेल। अब बंडल 6 सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गई है जहां पे केल्विन साइकिल रन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब CO2 अमाउंट ज्यादा हो गया है तो रुबिस्को CO2 से कंबाइन करता है ना कि O2 से। तो इसलिए C4 प्लांट में ये वाली साइकिल फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में होता है। आगे, दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फॉर्म द मेसोफिल सेल। This take place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle cells to release the carbon dioxide. This result क्या होता है कि increasing the intercellular concentration of carbon dioxide। वही फिगर में देखें आप कि जब C4 एसिड मेसोफिल सेल से ब्रेक डाउन होकर आता है, बंडल से ट्रांसपोर्ट होता है बंडल सेल में, बंडल सेल में जब ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बंडल सेल में और इसकी वजह से रुबिस्को जो होता है यहाँ पे, रुबिस्को फंक्शन कैसे करता है, रुबिस्को फंक्शनिंग एज ए कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शनिंग करता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देता है। अब नाउ दैट यू नो दैट, अब यहाँ पे क्या समझ में आ गया है कि C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन लाइक होता है। यू प्रोबब्ली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दीज प्लांट। तो अब आप क्लियरली समझ गए हो कि C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी और यील्ड ज्यादा बेटर क्यों होती है कंपेयर टू C3 प्लांट के। और इसके साथ साथ C4 प्लांट का हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की भी कैपेसिटी होती है। अब आगे का टेबल है, अब ये तो फोटो रिस्पायरेशन क्लियर हो गया, ओके। C3 साइकिल, C4 साइकिल ये क्लियर हो गया। कैम साइकिल आपके सिलेबस में है भी नहीं तो उसको डिस्कस भी नहीं करना है। अब चलते थोड़ा सा आगे, टेबल 13.1 है, इसमें फिल इन द कॉलम 2 एंड 3, ये 2 और 3 कॉलम को फिल करना है C3 और C4 प्लांट के बिटवीन डिफरेंस को हाईलाइट करते हुए। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक दिया है, C3 प्लांट दिया है, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में C4 प्लांट दिया और फोर्थ कॉलम में जो चूज करना है। तो पहला पूछा है सेल टाइप इन विद द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। तो C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है, तो मेसोफिल सेल में होती है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ना मेसोफिल सेल, तो जूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है, मेसोफिल में होती है, मेसोफिल में होती है। वहीं पे C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे रन करती है, C4 प्लांट में केल्विन साइकिल बंडल शीट में रन करती है, BS मिलेगा बंडल शीट के लिए, ओके। अब सेकंड पूछा है सेल टाइप इन विद द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छी क्वेश्चन है। तो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन C3 प्लांट में कहाँ पे होती है, तो मेसोफिल सेल में ही होती है। अब मेसोफिल में लिख रहा हूँ। और सेकंड पूछा C4 में बताना है कहाँ पे होता है इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, ये भी मेसोफिल सेल में ही होता है क्योंकि कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो C4 एसिड है जब मेसोफिल सेल इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ओके। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्लियर कर लो, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, जब रुबिस्को से कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये दोनों चीजें C3 में मेसोफिल सेल में होती है, C4 में भी मेसोफिल सेल में ही होती है, C4 में भी मेसोफिल सेल में होती है। C3 में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके साथ होता है, रुबिस्को के साथ, और C4 में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन किसके साथ होता है, पेप्ट के साथ, फास्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ। अब आगे, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। तो इसमें C3 प्लांट में एक ही टाइप की सेल जो लीफ में होती है वो CO2 फिक्स करती होती है, मेसोफिल सेल। तो आप इसमें एक ही लिखोगे वो मेसोफिल सेल में होता है। जबकि C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन 2 टाइप का होता है, ठीक। तो 2 टाइप में कौन कौन सा आएगा, एक आएगा आपका बंडल शीट सेल और दूसरा आएगा मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया 2 बंडल शीट सेल एंड मेसोफिल सेल। अगला, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, अभी जस्ट बताया प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 में होता है रुबिस्को, RUBP, रुबिस्को एंजाइम हो गया। और C4 में क्या होता है,
पेप फास्फोइनॉल पायरुवेट और किस एंजाइम के प्रेजेंस में पेप्टाइड एंजाइम के प्रेजेंस में। नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आरबीपी कितने कार्बन है 5 कार्बन है और पीपी में कितने कार्बन है 3 कार्बन है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन C3 प्लांट के प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर रेशियो व्हिच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन C3 में जब आरबीपी CO2 से कंबाइन करता है तो बनाता है कौन सा प्रोडक्ट PGA और C4 जब पेप से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। आपको इसमें से चुनना था तो ये आपका हो जाएगा, चुन लेंगे आप। अगला नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ द कार्बन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन बताना है। तो इसमें पीजी में कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन का है पीजी 3 कार्बन का है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है इस 4 कार्बन का। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का कार्बन बताना था ना। डज द प्लांट है रुबिस्को। C3 प्लांट में रुबिस्को होता है यस। C3 में रुबिस्को होता है। C4 में रुबिस्को होता है यस। C4 में रुबिस्को होता है बट लोकेशन अलग अलग है। C3 प्लांट में रुबिस्को मेसोफिल सेल में होता है और C4 प्लांट में रुबिस्को बंडल सेल में होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे का पूछा डज द प्लांट हैव पेप्टेज। हाँ पेप्टेज जो है आपका ये तो C3 प्लांट में नहीं होता है। C3 प्लांट में पेप्टेज ओके C3 प्लांट में एक मिनट तो पेप्टेज ध्यान रखना C3 में भी होता है और C4 में भी होता है बट C4 में कहाँ पे होता है C4 में मेसोफिल सेल में पेप्टेज होता है। विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को चल रहा है ना। हाँ विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को। तो रुबिस्को कहाँ पे होता है C3 में मेसोफिल सेल में होता है C4 में बंडल सेल में होता है रुबिस्को। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे के जो 3-4 दिए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से। CO2 फिक्सेशन रेट अगर हाईलाइट कंडीशन है तो CO2 फिक्सेशन रेट हाईलाइट कंडीशन में C3 में क्या होगा C3 में मीडियम में होगा। तो यहाँ पे आप मीडियम लिखोगे ना, बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, मीडियम होगा CO2 फिक्सेशन रेट। लेकिन C4 प्लांट में हाईलाइट कंडीशन में फिक्सेशन रेट क्या होगा CO2 फिक्सेशन रेट हाई होगा हाईलाइट कंडीशन में, यहाँ पे हाई याद रखना। अगला वेदर फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। तो लो लाइट इंटेंसिटी में जो फोटो रिस्पायरेशन है न ही C3 में अकर होगा न ही C4 में अकर होगा। वेदर फोटो रिस्पायरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो फोटो रिस्पायरेशन जो है C3 में तो हाई होगा लेकिन C4 में तो होता ही नहीं फोटो रिस्पायरेशन। तो कुछ भी कंडीशन लगा लो फोटो रिस्पायरेशन C4 में तो होगा नहीं। तो फोटो रिस्पायरेशन जहाँ पूछा C यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन इसमें तो काट ही दो, कंडीशन रखना C3 में। तो फोटो रिस्पायरेशन C3 में तो होता है लेकिन लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रिस्पायरेशन C3 में भी नहीं होता, हाई लाइट इंटेंसिटी में होता है। अगर लो CO2 कंसंट्रेशन है तो फोटो रिस्पायरेशन C3 में हाई होगा क्योंकि O2 ज़्यादा रहेगा, CO2 कम है तो O2 ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन है तो O2 कम हो गया है तो C3 में भी फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा। दो कंडीशन ध्यान रखना, हाई लाइट इंटेंसिटी में और लो हाई CO2 कंसंट्रेशन में C3 में भी फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। वैसे नॉर्मली फोटो रिस्पायरेशन C3 में ही होता है सिर्फ, लेकिन ये दो कंडीशन में C3 में भी नहीं होता है। तो बात हो गई। अब आप टेंपरेचर ऑप्टिमम क्या होता है C3 के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 25 लिखेंगे और C4 के लिए थोड़ा हाई रहेगा तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर आपको लिखना है C3 के लिए आपका हो जाएगा व्हीट और राइस और C4 प्लांट एग्जांपल हो जाएगा मेज शुगरकेन और सोरगम, मेज शुगरकेन और सोरगम। तो ये हो गया टेबल आपका कंप्लीट। इस टेबल को आप इस साइड में मेंशन कर लेंगे। फैक्टर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। तो जो फोटोसिंथेसिस वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनको समझना जरूरी है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये वेरी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, क्रॉप प्लांट की जो यील्ड है, क्रॉप प्लांट से जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है उसको जानने के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, कई फैक्टर से प्रभावित होती है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों हो सकते हैं। प्लांट फैक्टर मींस इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आएंगे, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ एक, मेसोफिल सेल दूसरा, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल। ये तो इंटरनल फैक्टर हो गए। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं प्लांट के वो डिपेंड करते हैं कि ग्रोथ ऑफ प्लांट कैसी हुई है और प्लांट का जेनेटिक प्रीडिपोजिशन कैसा, मतलब जेनेटिक मेकअप उसका कैसा है, प्लांट का, प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, इस पर डिपेंड करता कैसी हुई है, इस पर डिपेंड करता है प्लांट का इंटरनल फैक्टर कैसा होगा। अब आते हैं प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर पर जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर। ये चार हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर में है। एक तो सनलाइट है जिसको डिटेल में देखना है, सेकंड टेम्परेचर है, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है और फोर्थ वाटर है। एज ए प्लांट फोटोसिंथेसाइज्ड, ये प्लांट जो रेट को अफेक्ट करते हैं ये सभी फैक्टर, मतलब सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और वाटर, ये सभी एक साथ प्रभावित करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। प्लांट की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ये चारों फैक्टर एक साथ साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं। हेंस कई फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस को प्रभावित भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस रेट को प्रभावित करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को इफेक्ट करते हैं। यूजुअली इन चारों में से कोई एक फैक्टर जो है रेट को लिमिट करने का मेजर कॉज, मेजर मुख्य रीजन बन सकता है। हेंस इसलिए किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइंड होती है उस फैक्टर के द्वारा जो फैक्टर सब ऑप्टिमम लेवल पर अवेलेबल होता है, यानी कि सबसे कम अमाउंट में जो फैक्टर होगा, सबसे कम कंसंट्रेशन में जो फैक्टर होगा उसके द्वारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन होगी। और जब कई सारे फैक्टर सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, जब कई सारे फैक्टर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कई सारे फैक्टर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें ब्लैकमैन ने क्या बोला है, ब्लैकमैन ने दिया है एक लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर कम इनटू इफेक्ट। इस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या बोला गया है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है कि इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर व्हिच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब ये बोल रहा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो कि ब्लैकमैन ने दिया है, इनका ये मानना है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस है जो अफेक्ट हो रही है मोर देन वन फैक्टर से, एक से अधिक फैक्टर से प्रभावित हो रही है, तो उसमें से वो फैक्टर के द्वारा रेट डिटरमाइंड होगा जो फैक्टर की जो वैल्यू है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। ये होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब आगे देखा इट इज द फैक्टर, अगर क्या किया जाए उस फैक्टर की क्वांटिटी को चेंज कर दिया जाए, तो ये जो फैक्टर क्वांटिटी चेंज कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोसेस को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दिया है प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन लीफ। अब इस एग्जाम्पल में इंस्टीट्यूट ये बता रही है कि एक ग्रीन लीफ, प्लांट की ग्रीन लीफ है,
प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन लीफ भी प्रेजेंस है, ऑप्टिमम लाइट भी है, ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन भी है। इसके बावजूद भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो नहीं वेरी लो है। दिस लीफ इफ गिवन ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब इस लीफ को अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए तो फिर ये लीफ फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगी। इससे ये पता चल रहा है कि चारों फैक्टर में से अगर कोई एक भी फैक्टर लो कंडीशन में है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगी। तीन तो ठीक है, ऑप्टिमम लाइट भी है, हरी पत्ती भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन भी ठीक ठाक है, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक चीज नहीं है, टेम्परेचर। अब एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं। पहले तो डिस्कस करेंगे लाइट, ठीक है। अब पहला फैक्टर है हमारे पास लाइट। लाइट को देखने के लिए पहले हम देखेंगे कि देखो, अगर एज ए लाइट हम ले रहे हैं, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाला फैक्टर उसमें लाइट एज ए फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो पहले हमको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा इनके बिटवीन की लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, इन तीनों चीजों के बिटवीन डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी बोल रही है कि लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट मींस फोटोसिंथेसिस रेट के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, बट लो लाइट इंटेंसिटी का है, तो एट लो लाइट इंटेंसिटी पे। इसको समझने के लिए ग्राफ को देखिए, यहाँ पे इंटेंसिटी जो लाइट इंटेंसिटी है वो जीरो है, धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं ये एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। इस ग्राफ आपको देखकर समझ रहा है, जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी को लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो लो से जैसे हाई की तरफ जाएंगे पहले तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, लेकिन एक ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी पर उसके जाने के बाद, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी होने के बाद उससे आगे जाएंगे, उससे हाई करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रही है, वो सैचुरेशन लेवल पे आ गई है। तो ये सैचुरेशन लेवल हो गया लाइट इंटेंसिटी का। तो ये बता रखा है कि हायर लाइट इंटेंसिटी पे, हायर लाइट इंटेंसिटी अगर रखें ग्रेजुअली रेट डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्दर नहीं इंक्रीज होता है और अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाते हैं, अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है नोट करने के लिए बता रखा है कि लाइट सैचुरेशन अकर्स होता है। लाइट सैचुरेशन कब अकर होता है? फुल सनलाइट के 10% ऑफ लाइट पर, फुल सनलाइट के 10% जो होता है उस पर लाइट सैचुरेशन हो जाता है। हेंस इसीलिए हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्लांट, उन प्लांटों को छोड़कर जो प्लांट डेंस फॉरेस्ट या शेडेड छाया में होते हैं, कि लाइट नेचर में लिमिटिंग फैक्टर का काम रेयरली ही करेगा। नेचर में लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ शेड और डेंस फॉरेस्ट में कर सकता है, बाकी नहीं, नेचर में लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करेगा। इंक्रीजिंग इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट के ऊपर अगर हम इंसिडेंट लाइट को बढ़ा देंगे तो क्या काज होगा? क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटना स्टार्ट कर देगी। ये भी ध्यान रखना है। अब सेकंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है एटमॉस्फेयर में, 0.03 से 0.04% तक होती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन रेट। तो अगर ये कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ के 0.05% हो जा रही है, इसके कारण CO2 की फिक्सेशन रेट में वृद्धि हो सकती है। लेकिन बट इसके बियॉन्ड अगर लेवल जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये डैमेज कर सकती है ओवर ए लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक के लिए ये क्षतिकारक बन सकता है। इसके ऊपर की कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, किसके ऊपर की? 0.05% के ऊपर की कंसंट्रेशन। अब C3 और C4 प्लांट रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के जो कंसंट्रेशन की रिस्पॉन्स है वो C3 और C4 प्लांट में डिफरेंट है। लो लाइट कंडीशन पे, लो लाइट कंडीशन अगर है, लो लाइट कंडीशन पे कोई भी ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन का रिस्पॉन्स नहीं देता, नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंडीशन, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो C3 और C4 प्लांट दोनों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है, दोनों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है? C4 प्लांट का सैचुरेशन लेवल जो है, सैचुरेशन एट 360 माइक्रोन पर लीटर पे है, जबकि C3 का रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सैचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड द 415 माइक्रो पर लीटर है। यानी कि किसका सैचुरेशन पॉइंट हाई है, किसका लो है? तो ध्यान रखना C4 का प्लांट का जो सैचुरेशन है वो 360 है और C3 का जो है वो 450 है। दस करंट अवेलेबिलिटी फॉर CO2 लेवल इज लिमिटिंग फैक्टर टू द C3 प्लांट। तो इस अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं CO2 का जो लिमिटिंग लेवल है, CO2 लेवल इज लिमिटिंग किसमें? C3 प्लांट में। ओके, तो C4 प्लांट में सैचुरेशन लेवल कब दिखाई देता है? तो C4 प्लांट जो होते हैं वो लगभग 360 माइक्रोन पर लीटर पर सैचुरेट हो जाते हैं, जबकि C3 प्लांट में कब सैचुरेशन लेवल आता है? एबव द 450 माइक्रो लीटर के बाद। तो ये बात हो गया क्या? सैचुरेशन लेवल किसमें कितना है। अब द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू, चला नहीं ठीक है, द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू द हायर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे C3 प्लांट हाई CO2 कंसंट्रेशन में रिस्पॉन्स करता है और इससे फोटोसिंथेसिस की रेट में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्टिविटी हाई होती है। हैज बीन यूज्ड फॉर द सम ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे कि टोमेटो एंड बेल पेपर, दे आर अलाउड टू ग्रो इन द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर दैट लीड टू द हायर यील्ड। ये जो ग्रीन हाउस प्लांट है जैसे कि टोमेटो, टमाटर और बेल पेपर, ये दोनों हाई CO2 कंसंट्रेशन पे ग्रो करते हैं। बेल पेपर का मतलब होता है बेल मिर्च, ठीक है। तो हाई CO2 एटमॉस्फेयर में ये ग्रो करते हैं ताकि इनकी ईल्ड ज़्यादा हो, हाई ईल्ड हमको मिले। तो अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर में कुछ खास नहीं दिया है, पहले तो मैंने बताया भाई, जो हम लोग पीछे देख के भी आते हैं, जो डार्क रिएक्शन होती है, मतलब ये बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन का मतलब जो आपका कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन स्टोम में होता है। ये एक एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। यद्यपि लाइट रिएक्शन ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट, बट लेकिन ये उस ताप पर काफी कम प्रभाव होता है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है। वहीं पे C3 प्लांट लोअर टेम्परेचर मतलब लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कम होता है C3 प्लांट में। नाउ टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दैट दे आर एडॉप्टेड टू। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफरेंट प्लांट विभिन्न पौधों के लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है उनके अनुकूलित हैबिटेट पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है, ये किस पर निर्भर करता है? अनुकूलित हैबिटेट पर निर्भर करता है। ट्रॉपिकल प्लांट हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, देन प्लांट एडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। तो जो
प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो हाईयर होता है। अगर आपसे पूछा जाए हाईयर ऑप्टिमम टेम्परेचर ट्रॉपिकल में होता है कि टेम्परेट में होता है, तो ट्रॉपिकल प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हाई होता है, और जो टेम्परेट क्लाइमेट वाले प्लांट होते हैं उनमें लो होता है, मतलब वो लो टेम्परेचर पे भी वो प्लांट अडॉप्ट कर जाते हैं। अब लास्ट फैक्टर है वाटर। वाटर में क्या दिया इन्होंने, अब वाटर की तरह देखते हैं। इवन थ्रो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन अगर आप याद करो, लाइट रिएक्शन का ये वाटर जो है रिएक्टेंट की तरह काम करता था कि लाइट रिएक्शन में ध्यान रखो, जो ग्राइना में होता था वहाँ पे ये वाटर एक रिएक्टेंट था। कैसे लाइट रिएक्शन में ग्राइना में जो पीएच सेकंड होता था, पीएच सेकंड में वाटर की स्प्लिटिंग होती थी लाइट रिएक्शन में, और वाटर की स्प्लिटिंग होती थी तो हमको ऑक्सीजन मिलता था और 2H+ मिलता था। ये ऑक्सीजन का चूंकि मोलर वाटर लिया ना तो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन देगा और 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था। तो ये चीज बता रहा है कि रिएक्टेंट की तरह काम करता है। दिस द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो वाटर का इफेक्ट है ये प्लांट पर पड़ता है, डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे नहीं पड़ता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के रेट को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है वाटर, हाँ लेकिन प्लांट पर इसका प्रभाव होता है। आगे दिया है वाटर स्ट्रेस। अगर वाटर स्ट्रेस है मतलब जल तनाव है, जल तनाव का मतलब जल वाटर की कमी है, तो होता क्या है इस केस में स्टोमेटा बंद हो जाता है एंड इससे होता है अतः हेंस रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ा सा, अगर वाटर स्ट्रेस है लाइन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है। अच्छा, अगर वाटर स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपलब्धता है वो भी घट जाएगी। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक लीव वाइल्ड। अब इसके अलावा जो वाटर स्ट्रेस है वो पत्तियों को मुरझा भी देता है, पत्तियों को वाइल्ड भी करता है, मुरझा भी देता है, जिसकी वजह से दस रिड्यूसिंग द सर्फेस एरिया ऑफ लीफ, लीफ की सर्फेस एरिया घट जाएगी और लीफ की सर्फेस एरिया घट जाएगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी घट जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वाटर स्ट्रेस का जो है तो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है। वाटर स्ट्रेस हुआ तो स्टोमेटा बंद हुआ, स्टोमेटा बंद हुआ कार्बन की एबिलिटी घटी, कार्बन की एबिलिटी ये तो हुआ ही हुआ, और वाटर स्ट्रेस हुआ तो क्या हुआ, लीफ मुरझा गई, लीफ मुरझा गई तो सर्फेस एरिया घट गया, सर्फेस एरिया घट गया लीफ का तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी घट गई। तो ये ध्यान रखना है वाटर स्ट्रेस के बारे में। वाटर खैर डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस रेट को प्रभावित नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली वो प्लांट के लिए प्लांट का जो ग्रोथ है पूरे प्लांट पर प्रभाव करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट को डायरेक्ट प्रभाव नहीं करता है। और वाटर स्ट्रेस की कंडीशन भी ध्यान रखना, अगर हो जाएगा वाटर स्ट्रेस तो क्या होगा। अब समरी पे आ जाते हैं जरा। समरी में क्या दिया है, हरे पौधे अपना देख लेते हैं एक बार। ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस खुद बनाते हैं, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लीफ उसको टेकअप करती है स्टोमेटा के थ्रू एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन के लिए ये यूज कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रिंसिपली ग्लूकोज एंड स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है मेनली, लेकिन लीफ ऐसा नहीं लीफ में होता है, लीफ में मेनली होता है, लेकिन लीफ के अलावा और भी ग्रीन पार्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है। विद इन द लीफ, लीफ के साथ साथ द मेसोफिल, लीफ में मेसोफिल होता है जिसमें लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होता है और ये रिस्पांसिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन आर द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। वाइल केमियो ऑस्मोटिक पाथवे अकर इन द स्टोमा। कीमोसिंथेटिक है ये, सॉरी कीमोसिंथेटिक बोल गया मैं, कीमोसिंथेटिक पाथवे ध्यान रखना है। कीमोसिंथेटिक पाथवे कहाँ पे होता है, स्टोमा में होता है। कीमोसिंथेटिक पाथवे कहाँ पे होता है, स्टोमा में होता है, जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। तो कीमोसिंथेटिक पाथवे यानी कि डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं या कीमोसिंथेटिक पाथवे भी इसी को बोला जाता है, या फिर समरी में लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस है 2 स्टेज में, 2 स्टेज होती है, तो लाइट रिएक्शन होती है एंड कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है बाय पिगमेंट के द्वारा, जो कि पिगमेंट प्रेजेंट इन द एंटीना एंड फनल्ड टू स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। 2 फोटोसिस्टम होता है PS1 और PS2। PS1 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है या एब्जॉर्बिंग क्लोरोफिल ए P700 मॉलिक्यूल एट रिएक्शन सेंटर, जबकि PS2 के पास P680 रिएक्शन सेंटर होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को। जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो ट्रांसफर होगा PS2 से जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, DT के थ्रू हो जाएगा PS1 के पास, देन फाइनली जाएगा कहाँ पे, NAD के पास। NAD से क्या बना देगा, NADP को, एक्चुअली यहाँ पे NADP होना चाहिए, NADP को रिड्यूस कर देगा किसमें, NADPH में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस, मेम्ब्रेन के क्रॉस, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलप होता है। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडिएंट ब्रेकडाउन होता है तो मूवमेंट होता है प्रोटॉन का कहाँ से, या नॉट पार्ट ऑफ ATP एंजाइम से, और ये ATP की सिंथेसिस उसमें तब हो जाती है। वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग PS सेकंड से एसोसिएट होती है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से ट्रांसफर होकर चला जाता है PS फर्स्ट से चला जाता है NADPH के पास, और उसको रिड्यूस कर देता है NADPH के पास जाता है, NADPH बना देता है। अब आगे कार्बन फिक्सेशन साइकिल। इन कार्बन फिक्सेशन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड बाय द एंजाइम रूबिस्को। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है RUBP रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्सेशन करके एक दो मॉलिक्यूल PGA का फॉर्म करता है, और ये PGA कन्वर्ट होता है शुगर में, किसके द्वारा, केल्विन साइकिल के द्वारा। एंड RUBP रीजनरेट फिर हो जाता है और ये साइकिल चलती रहती है, और इस साइकिल के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP और NADP सिंथेसाइज होता है लाइट रिएक्शन में, ओके तो ये हो गया। और रूबिस्को आल्सो कैटालाइज ए वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट। फोटो और रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, C3 में होती है, C4 में नहीं होती है, और ये वेस्टफुल प्रोसेस है। कुछ स्पेशल सम ट्रॉपिकल प्लांट जो कि स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्पेशल टाइप फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं C4 पाथवे। इन दीस प्लांट फर्स्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है मेसोफिल सेल में, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। कौन सा होता है, वो जेलोस्टिक एसिड होता है। बंडल सिस्टम में केल्विन पाथवे होता है और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है। तो ये बात हो गई, तो समझी भी हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे रिस्पायरेशन प्लांट, देन उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 चैप्टर बाद हम लोग इंटर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो इस वीडियो में ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपको एग्जाम्पल करना है, न्यूक्लियोटाइड करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच।